Hello everyone and welcome to LK Academy e-learning platform. Today we are going to discuss the next paper, that is of IBPS PO preliminary, which was held in the year 2018. So इसके अंदर हम लोग तीनों सेक्शन जो कि प्रीलिम्स में आए थे, इंग्लिश, क्वांट्स एंड रीजनिंग को डिस्कस करेंगे. एंड जो अप्रोच है वो एग्जाम के क्विकर अप्रोच की तरह रहेगी. सो अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो वो आप हमारे LK Academy e-learning के चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं. So we'll discuss all the three section one by one, starting from the pattern that was given in the examination. So सबसे पहले रीजनिंग एबिलिटी दिया गया था जिसके अंदर 35 क्वेश्चंस थे फॉर दी 35 मार्क्स एंड द टाइम ड्यूरेशन दैट वाज अलॉटेड वाज ऑफ 20 मिनट्स. सो विल स्टार्ट. द फर्स्ट क्वेश्चन वाज पजल. तो अब जो रीजनिंग सेक्शन है उसके अंदर आपको ऑफकोर्स पीओ के अंदर 4 से 5 पजल आराम से मिलेगी. एंड जो दूसरे क्वेश्चंस है जो लीनियर क्वेश्चंस है वो ऑफकोर्स 5 होंगे या 10 होंगे. ठीक है. सो मोस्टली इसके अंदर पजल्स ही रहेगी. तो अगर आप पीओ के एग्जाम के लिए अपेयर होते हैं तो मेक श्योर कि आपका पजल पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमांड हो, बिकॉज उसके अंदर मैक्सिमम मार्क्स जो आप सिक्योर कर सकते हैं वो पजल्स में ही है. पजल प्लस द सिटिंग अरेंजमेंट, राइट. So we'll see the first one. There are 5 people A, B, C, D, E who like different color, blue, orange, red, pink, black and not necessarily in the same order. They all are sitting in a line facing north. तो यहाँ पे हमको एक इन्फॉर्मेशन गिवन है कि 5 लोग हैं जो कि सब के सब नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं. उनको डिफरेंट कलर पसंद है. ठीक है. तो उनको अरेंज करना है. 2 वेरिएबल गिवन है. वन इज द नेम एंड द अनदर वन इज द कलर. ठीक है. अब यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है. 2 people are sitting between C and A. E is to the immediate right of the one who like red. Only one person sit between the one who like red and the black. Black sit at one of the end. C sits to the immediate right of B. तो C से रिलेटेड 2 इन्फॉर्मेशन है. पहली बात तो कि 2 people sit between C and A and C sit to the immediate right of B. मतलब हम C को यहाँ तो बना ही नहीं सकते हैं बिकॉज immediate right of B है. सिंस एवरीवन इज फेसिंग नॉर्थ तो यहाँ पे C नहीं आएगा, बिकॉज अगर यहाँ पे B आएगा तो उसके इमीडिएट राइट में C आएगा. C एंड A के बीच में 2 लोग हैं. तो एक तो ये कंडीशन बनेगी. दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है, अगर हम मान लो यहाँ पे B लेते हैं. ठीक है. तो B के इमीडिएट राइट में C आएगा एंड C एंड A के बीच में 2 लोग हैं. तो 2 people फ्रॉम बोथ द साइड. तो A की पोजीशन नहीं रही तो ये वाला केस एलिमिनेट हो जाएगा. नेक्स्ट कंडीशन क्या बन सकती है कि मान लो थर्ड पे B आया, B के इमीडिएट राइट में C आया एंड C एंड A के बीच में 2 लोग हैं तो A यहाँ पे आ सकता है. ठीक है. सो एक ये पॉसिबल केस बनेगा एंड एक ये पॉसिबल केस बनेगा. रिमेंबर कि जितनी भी पॉसिबल कंडीशंस है वो आपको सारी अज्यूम करके ही चलनी है. ठीक है. नेक्स्ट दे रखा है दैट E इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु लाइक रेड. जिसको भी रेड पसंद है उसके इमीडिएट राइट में E है. ठीक है. फिर ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन द वन हु लाइक रेड एंड द ब्लैक. रेड और ब्लैक के बीच में एक पर्सन है. ठीक है. एंड द ब्लैक सेट एट वन ऑफ द एंड. और जो ब्लैक है वो किसी एक एंड में बैठा है. अब इसको सेट करके देखते हैं. मान लो कि अगर ब्लैक यहाँ पे यहाँ बैठा है, इसके बीच में एक पर्सन होगा, फिर रेड होगा, रेड के इमीडिएट राइट में E आएगा, पर यहाँ पे C है तो ये कंडीशन नहीं होगी. इसमें दूसरी लेके देखते हैं कि मान लो यहाँ पे ब्लैक है, ब्लैक एंड रेड के बीच में एक पर्सन आया तो ये वाला रेड हुआ एंड रेड के इमीडिएट राइट में E होगा, पर यहाँ पे C है. मतलब कि ये भी पूरा केस एलिमिनेट हो गया. ठीक है. तो अब हमारे पास सिर्फ ये एक केस बना. इसमें भी हमें दोनों साइड से चेक करना है. ठीक है. मान लो कि ब्लैक अगर इस एंड पे है, ठीक है, फिर ब्लैक के एक पर्सन बीच में आएगा, फिर है रेड एंड रेड के इमीडिएट राइट में यहाँ पे है E. पर इसके अंदर एक और पॉसिबिलिटी भी हो सकती है. ठीक है. रिमेंबर B, C, A अगर आपके पास है एंड मान लो यहाँ पे ब्लैक है, ब्लैक एंड रेड के बीच में एक पर्सन है एंड रेड के इमीडिएट राइट में E है. तो अगेन आपको ये वाला केस एंड ये वाला केस दोनों लेके चलने हैं. सो मेक श्योर कि जब भी आप सिटिंग अरेंजमेंट या पजल के क्वेश्चन सॉल्व करो तो बहुत ही ज़्यादा पेशेंस के साथ करना है. अगर कुछ एक भी आपने मिस कर दिया तो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट दे रखा है ओनली 3 people सिट बिटवीन द वन हु लाइक द ब्लैक एंड द पिंक. तो अगर ब्लैक यहाँ पे है तो पिंक यहाँ लास्ट में आ जाएगा. सिमिलरली अगर ब्लैक इस तरफ से लास्ट में है तो पिंक यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है. A सिट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड. A यहाँ पे बैठा है एक्सट्रीम एंड में, यहाँ पे भी एक्सट्रीम एंड पे. C डज नॉट लाइक रेड. यहाँ पे भी C को रेड नहीं पसंद है, यहाँ पे भी C को रेड नहीं पसंद है. द वन हु लाइक ब्लू सिट समवेयर टू द राइट ऑफ ऑरेंज. मतलब कि पहले ऑरेंज आएगा फिर बाद में कहीं ब्लू आएगा. B डज नॉट लाइक पिंक. यहाँ पे B को पिंक पसंद है तो अब ये केस एलिमिनेट होगा. तो B डज नॉट लाइक पिंक एंड अब क्या केस बचे कि ऑरेंज पहले आएगा एंड ऑरेंज के राइट में द वन हु लाइक ब्लू सिट समवेयर टू द राइट ऑफ ऑरेंज. तो यहाँ पे हो जाएगा ब्लू एंड A, B, C यहाँ आ जाएगा D. सो दिस इज योर फाइनल डायग्राम. ठीक है. B जिसको ब्लैक पसंद है, C जिसको ऑरेंज पसंद है, D जिसको रेड पसंद है, E जिसको ब्लैक पसंद है, A जिसको पिंक पसंद है. ऑलराइट. नाउ द क्वेश्चंस आर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज सिटिंग एट द एंड्स. एंड में कौन कौन से पेयर बैठे हैं.
सो ए एंड बी जो है वो एंड में बैठे हैं, सो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। उसके बाद है हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन डी एंड ए, तो डी एंड ए के बीच में कितने लोग हैं, 1 पर्सन, सो आंसर हो जाएगा सी। ई लाइक्स विच ऑफ द फॉलोइंग कलर, तो ई को कलर पसंद है ब्लैक, सो द राइट ऑप्शन विल बी डी। व्हाट इज द पोजिशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू डी, डी के रेस्पेक्ट में ए की क्या पोजिशन है, नॉर्थ देख रहे हैं तो क्या हो जाएगी, सेकेंड टू द राइट, ए इज सेकेंड टू द राइट ऑफ डी, तो ये आंसर हो जाएगा सेकेंड टू द राइट, ठीक है। एंड देन क्या बोला है, फाइंड द ऑड वन आउट, सी को रेड पसंद है, ई को पिंक पसंद है, तो सी के बाद वाला कलर, सी को रेड पसंद है, ई के बाद वाला कलर ई को पिंक पसंद है, बी ऑरेंज, डी ब्लू, बी के बाद वाला कलर बी को ऑरेंज पसंद है, डी के बाद वाला कलर डी को ब्लू पसंद है, ए पिंक, अब ए का खुद का कलर पिंक है, सो ऑड वन आउट कौन सा हो जाएगा, ये, बिकॉज हम लोग यहाँ पे कौन सा फाइंड आउट कर रहे थे कि ऑड वन आउट कौन सा है, तो उस केस में ऑड वन आउट हो जाएगा ए पिंक। तो जो आपका फाइनल इसमें डायग्राम है वो ये बनेगा बी सी डी ई ए जहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज योर फाइनल डायग्राम, ओके। तो बहुत कम टाइम लगेगा, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है इसलिए इतना टाइम लगा है। ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू गो लाइन बाय लाइन एंड यू हैव टू ड्रॉ ऑल द पॉसिबल केसेस, ओके। नेक्स्ट है इनइक्वालिटी में से क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अज्यूमिंग द गिवन स्टेटमेंट टू बी ट्रू, हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा कंक्लूजन डेफिनेटली फॉलो करेगा, ठीक है। दो आपको एक स्टेटमेंट दे रखा है, दो कंक्लूजन है, कौन सा कंक्लूजन ट्रू है ये आपको बताना है। पहले दे रखा है ई इज ग्रेटर देन ए, तो देखो ई से ए तक कैसे जाओगे, हमें पता है ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, एंड जो सी है वो ई से बड़ा है, डी इज इक्वल टू ई, तो यहाँ पे हम ई लिख सकते हैं, तो जो सी है वो ई से बड़ा है, तो इसका मतलब जो ई है वो ए से बड़ा नहीं है, ए जो है वो ई से बड़ा है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जो सी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ई है, पर जो सी है वो सिर्फ ग्रेटर ही है, ग्रेटर इक्वल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे C इज ग्रेटर देन सी, यहाँ पे C इज ग्रेटर देन ई है, ग्रेटर इक्वल नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें आंसर होगा नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 इज ट्रू। उसके बाद दे रखा है कि R जो है वो P से बड़ा है या नहीं, सो सी Q जो है वो P से बड़ा है, फिर Q जो है वो R से भी बड़ा है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि Q बड़ा है P से एंड जो Q है वो बड़ा है R से, तो ऑपोजिट साइन आ गए तो हम P और R के अंदर कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर R इज ग्रेटर देन T कैसे निकालेंगे, जो Q है वो ग्रेटर देन S है एंड S इज ग्रेटर देन T, एंड यहाँ पे पूछ रहे हैं R, Q जो है वो ग्रेटर देन R है या S है, एंड S जो है वो ग्रेटर देन T है, तो ऑफकोर्स जो R है वो ग्रेटर देन T है, तो ये ट्रू है, तो ओनली कंक्लूजन 2 इज ट्रू, 1 रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो J है वो H से बड़ा है, I जो है वो H से बड़ा है, फिर I जो है वो J से स्मॉलर है, ठीक है। I जो है वो H से बड़ा है, I जो है वो J से स्मॉलर है, तो जो J है वो ऑफकोर्स H से बड़ा है, तो ये ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है इज G ग्रेटर देन K, G जो है G इज लेस देन I एंड I जो है इट इज़ लेस देन इक्वल टू J, एंड जो J है वो ग्रेटर देन K है, तो G एंड K के बीच में ऑपोजिट साइन आ गए तो हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, सो ओनली कंक्लूजन 1 इज ट्रू, ठीक है। उसके बाद दे रखा है कि जो Y है वो M से बड़ा है क्या, Y जो है वो N से ग्रेटर इक्वल है, N जो है वो M से ग्रेटर इक्वल है, तो सिर्फ बड़ा नहीं है कांट से आएगा, सिर्फ इक्वल नहीं है, हाँ लेकिन दोनों को कंपेयर कर लो तो Y ग्रेटर देन इक्वल टू M आ रहा है, वही रिलेशन यहाँ पे है, तो इस केस में आंसर होगा बोथ द कंक्लूजन 1 एंड 2 आर ट्रू, ठीक है। मतलब अगर आप इस केस में दोनों को लेंगे तो आपको पॉसिबल कंडीशन मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, y इज ग्रेटर देन m, यहाँ पे क्या दे रखा है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू n एंड n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m, तो इसका मतलब क्या हुआ, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू m। यहाँ पे है सिर्फ y इज ग्रेटर देन m, कांट से y इज इक्वल टू m, वो भी नहीं है, लेकिन अगर दोनों को मिला लो, सी यहाँ पे जो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है वो भी सेम है, एंड अगर दोनों को कंबाइन करो तो जो हमारा रिलेशन है वो ट्रू हो रहा है, दैट इज y इज ग्रेटर देन इक्वल टू m, तो इस केस में आंसर होगा आइदर कंक्लूजन 1 और 2 इज ट्रू। रिमेंबर कि आइदर एंड बोथ वाले केस में कंफ्यूज नहीं होना है। बोथ वाला कब आता है, जब ये भी इंडिविजुअली ट्रू है एंड ये भी इंडिविजुअली ट्रू है, एंड आइदर वाला कब आता है, जब ये इंडिविजुअली फॉल्स है, इंडिविजुअली ये भी फॉल्स है, लेकिन जब दोनों को कंबाइन करते हैं तो वो ट्रू होता है, तब हम आइदर वाला यूज करते हैं, जैसा कि इसके अंदर हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट n इज ग्रेटर देन j, यहाँ पे क्या दे रखा है कि जो k है वो ग्रेटर देन j है,
फिर जो k है वो ग्रेटर देन n है, तो n एंड j के बीच में कोई रिलेशन नहीं है तो हम नहीं कंपेयर कर सकते। फिर दे रखा है n इज़ ग्रेटर देन m, n इज़ इक्वल टू l है एंड l इज़ ग्रेटर देन m है, मतलब हम ऐसे कह सकते हैं l इज़ ग्रेटर देन m, सो n इज़ ग्रेटर देन m, तो ये ट्रू है। सो ओनली कंक्लूजन 2 इज़ ट्रू एंड द कंक्लूजन 1 विल बी फॉल्स। सो इस केस में राइट आंसर होगा ओनली कंक्लूजन 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देर आर 9 पर्सन्स, ईच ऑफ देम हैव देयर बर्थडे ऑन द 3 मंथ्स। तो यहाँ पे टोटल पॉसिबल कंडीशंस क्या है, 9 पर्सन्स गिवन है, ठीक है, ABCDEFGHNI एंड उनकी अलग अलग डेट्स पे बर्थडे आती है 4, 21 एंड 28। तो आपको ये वाला पजल सॉल्व करना है। सो मंथ्स कौन कौन से रहेंगे, फेब्रुवरी है, फिर जुलाई है एंड सितंबर है। रिमेंबर कि फेब्रुवरी के अंदर 28 डेज़ होंगे, बट अगर लीप ईयर होगा तो 29 डेज़ होंगे। जुलाई के अंदर यहाँ पे 31 डेज़ होते हैं, सितंबर के अंदर 30 डेज़ होते हैं एंड इसके बाद अलग अलग डेट्स पे बॉर्न हुआ है, दैट इज़ ऑन 4, ऑन 21 एंड ऑन 28। सो बेसिकली ये 3 into 3 का मैट्रिक्स बना है, दैट इज़ यहाँ पे आपको 9 वैल्यूज़ फिल करनी है, ठीक है। सो अगर आपकी पजल पे कमांड अच्छी है तो आपसे ये इजीली बन जाएगा, अदरवाइज अगर आपके पास एग्जाम में कम टाइम है तो आप इस वाली पजल को स्किप कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे अभी आपको 9 वैल्यूज़ फिल करनी है, कौन कौन सी डेट पे कौन कौन से पर्सन है, ठीक है। समटाइम्स ऐसा होता है कि जो आपको पजल का ये जो थियोरेटिकल पार्ट दिया जाता है ये इतना इजी होता है कि डायरेक्टली ये सारी वैल्यूज़ फिल होती है, तो उस केस में सिर्फ आपको ये देख के कॉम्प्लिकेटेड लगता है बट एक्चुअली सॉल्व करने में ईजी है। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट आपको दे दिया गया है एंड उसको आपको ड्रॉ करना एंड पॉसिबल कंडीशंस लाना मुश्किल होता है, ठीक है। तो देखते हैं ये वाला कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले दे रखा है 3 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन F एंड G। नाउ मैंने पहले भी बताया था कि पजल या सिटिंग अरेंजमेंट जब भी हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 3 टाइप की इन्फॉर्मेशन होती है, एक होती है डेफिनेट इन्फॉर्मेशन, दूसरी होती है रिलेटिव इन्फॉर्मेशन, तीसरी होती है नेगेटिव इन्फॉर्मेशन। मेक श्योर कि आप हमेशा वहीं से स्टार्ट करेंगे जो आपके पास डेफाइनाइट इन्फॉर्मेशन है, फिर आप मूव करेंगे रिलेटिव इन्फॉर्मेशन पे एंड फिर आप नेगेटिव इन्फॉर्मेशन को एलिमिनेट करेंगे। ओके, सो सबसे पहले दे रखा है 3 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन F एंड G। ये कैसी है, ये एक रिलेटिव इन्फॉर्मेशन है। F इज बॉर्न बिफोर G, तो F एंड G के बीच में 3 लोग हैं एंड F जो है वो G से पहले बॉर्न हुआ था। A इज बॉर्न इमीडिएटली बिफोर और आफ्टर G, तो A यहाँ पे भी आ सकता है, A यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है। I इज बॉर्न इन अ मंथ विच हैज़ लेस देन 30 डेज, तो I डेफिनेटली फेब्रुवरी में बॉर्न हुआ होगा बिकॉज लेस देन 30 डेज इसी में होते हैं। एंड द डेट इज मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। सो आउट ऑफ 4, 21 एंड 28 ओनली 21 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। सो अब I की जो पोजीशन है वो कंफर्म हो गई है, तो ये इन्फॉर्मेशन कैसी है, ये एक डेफाइनाइट इन्फॉर्मेशन है दैट I इज बॉर्न इन अ मंथ ऑफ फेब्रुवरी on a date which is a multiple of 3, that is I is born on 21st of February, right? There was only one person born between I and F. Now see, यहाँ पे तो F ले ही नहीं सकते हैं बिकॉज I and F के बीच में एक पर्सन बॉर्न हुआ था, तो यहाँ ये एक पर्सन होगा तो F यहाँ आएगा, तो ये भी एक डेफाइनाइट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। I यहाँ होगा, F यहाँ होगा, इनके बीच में एक पर्सन, ठीक है। अब क्या दे रखा है, F एंड G के बीच में 3 लोग थे, सो 1, 2 एंड 3, सो डेफिनेटली G यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एंड F जो है वो G से पहले बॉर्न हुआ था। उसके बाद दे रखा है B एंड H आर बॉर्न इन द सेम मंथ, जिस मंथ में B बॉर्न होगा उसी मंथ में H बॉर्न होंगे, तो इनके जो मंथ है वो सेम है। उसके बाद नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दे रखी है H वॉज बॉर्न ऑन अ डेट विच इज़ मल्टीपल ऑफ 14, तो इन सब में से मल्टीपल ऑफ 14 एक ही डेट है, दैट इज़ 28, तो H किसी 28 को हुआ होगा और उस महीने जहाँ H हुआ है उसी में B भी बॉर्न हुआ होगा, ठीक है। E एंड D वर बॉर्न ऑन द सेम डेट, रिमेंबर E एंड D सेम डेट में बॉर्न हुए हैं एंड B एंड H सेम मंथ में बॉर्न हुए हैं, ठीक है। E वॉज बॉर्न बिफोर D, तो E पहले आएगा फिर D आएगा। नाउ द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिटवीन F एंड G, यहाँ पे हमें पता है 3 पर्सन है, इज सेम एज दैट बिटवीन E एंड A, इज सेम एज दैट बिटवीन E एंड A, उसके बीच में भी 3 लोग होंगे। और अब क्या है, सी A हमको कहाँ दे रखा है कि A इज बॉर्न बिफोर और आफ्टर G। अगर मान लो मैं A को यहाँ पे लेती हूँ आफ्टर G, तो G, ठीक है, तो E कहाँ आएगा, 1, 2, 3, यहाँ पे आएगा E, ठीक है। एंड इन्फॉर्मेशन इतनी थी कि F एंड G के बीच में जितने लोग हैं उतने ही लोग E एंड A के बीच में हैं। एंड उसके बाद नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है, A इज बॉर्न इमीडिएटली, ठीक है, I वाला हो गया। देयर वॉज ओनली वन पर्सन बिटवीन I एंड F, B एंड H, ठीक है। अगर मैं A यहाँ लेती हूँ तो 1, 2, 3 E यहाँ आएगा, ठीक है। तो अगर E यहाँ आता है, A यहाँ आता है,
तो B एंड H जो है E के साथ सेम डेट पे बॉर्न होता है D, तो अगर E यहाँ आएगा तो इस डेट पे अब D तो बॉर्न ही नहीं हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे तो 21 को I आ गया, यहाँ पे G आ गया, सो ऑब्वियसली E यहाँ नहीं आएगा, मतलब ऑब्वियसली A यहाँ नहीं आएगा, तो A जो है वो G से आफ्टर नहीं, G से बिफोर बॉर्न होगा। अब देखो, अब अगर A जो है वो G से पहले बॉर्न हुआ तो A एंड E के बीच में 3 लोग होंगे, 1 2 3, तो यहाँ पे E आ जाएगा, ठीक है। E एंड D सेम डेट पे बॉर्न हुए थे, तो या तो D यहाँ आएगा या D यहाँ आएगा, ठीक है। अगर D मैं यहाँ ले लेती हूँ तो B एंड H जो है वो सेम मंथ में आने चाहिए, तो वो ना तो यहाँ आएंगे ना वो यहाँ आएंगे, तो उस केस के अंदर क्या होगा, डेफिनेटली जो D है वो हमारा यहाँ पे बनेगा, सिंस E और D अब सेम डेट पे बॉर्न हो गए। अब हमें ये भी पता है कि जो H है वो भी 28 को ही बॉर्न हुआ था, तो H यहाँ आ जाएगा। अब हमें ये भी पता है कि जिस मंथ में H बॉर्न हुआ था उसी मंथ में B भी बॉर्न होगा, तो सब फिल हो गए, सिर्फ एक वैल्यू बची C, तो वो आ जाएगी 4 फरवरी पे, ठीक है। तो ये जो है, नाउ दिस इज़ योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, सारे पॉसिबल केसेस लेके चलने। नाउ इसके अंदर मैंने डायग्राम दूसरा नहीं बनाया, इसको वर्बली सॉल्व किया है, तो आप ऐसा तब कर पाएंगे जब आपका कमांड बहुत स्ट्रांग होगा, ठीक है। यहाँ पे C, ये जो कंडीशन थी कि A इज़ बॉर्न इमीडिएटली बिफोर और आफ्टर G, तो आप आफ्टर रख के देखो, अगर आपने A को यहाँ रखते हो तो E यहाँ आता है, तो फिर D की चांस नहीं होती है, तो इसके लिए पूरा बनाने की ज़रूरत नहीं है, इतना आप वर्बली भी कर सकते हैं, ठीक है। Now we'll see the questions. How many person were born between E and H? तो E and H के बीच में कितने लोग थे? 2 person, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, विच ग्रुप ऑफ द पर्सन वर बॉर्न इन द मंथ ऑफ जुलाई? जुलाई में कौन कौन से बॉर्न हुए थे? F, B एंड H। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शंस में नहीं दे रखा है, राइट आंसर होगा F, B एंड H जो है वो जुलाई के अंदर बॉर्न हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट है, G वॉज बॉर्न ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स? तो G कब हुआ था? 21 सितंबर, तो ये इसका राइट आंसर होगा। ऑड वन आउट निकालने, B H, F B, B H, B और उसके बाद वाला, F और उसके बाद वाला, फिर दे रखा है G A E I, G से पहले वाला हो गया, E I भी पहले वाला हो गया, एंड देन दे रखा है C D, बट C एंड D तो टोटली ऑपोजिट हो गए, तो इसके अंदर ऑड वन आउट कौन सा हो जाएगा? ऑब्वियसली C D। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द मंथ, डेट एंड द पर्सन? F जुलाई 21, F कहाँ है? जुलाई 21 नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। B 4 फरवरी, B 4 फरवरी नहीं है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। है A 4 सितंबर, A 4 सितंबर, दिस इज़ द राइट वन, ठीक है। 4 सितंबर को A बॉर्न था, सो दिस इज़ योर राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट है, इज इट पॉसिबल टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड यूजिंग द फर्स्ट, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड द सेवेंथ लेटर्स ऑफ द वर्ड एब्जॉर्प्शन? कौन कौन से लेटर उठाने हैं? फर्स्ट यानी कि A, उसके बाद आपको उठाना है फिफ्थ, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, दैट इज R, देन सिक्स्थ लेटर विच इज P एंड द सेवेंथ दैट इज T। नाउ इज इट पॉसिबल टू मेक अ वर्ड? नाउ आई विल रिकमेंड ऑल दोज जो कि इंग्लिश मीडियम से है या इंग्लिश बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, या फिर अगर जो नहीं भी बिलोंग करते हैं लेकिन उनका वोकैब पे बहुत स्ट्रॉन्ग कमांड है, जिन्होंने अच्छे खासे वर्ड्स याद कर लिए हैं, ठीक है, 500 to 600 वर्ड्स जिनको याद है, उनके मीनिंग्स याद है, डेली जो वर्ड प्रैक्टिस करते हैं, वही लोग इस क्वेश्चन को अटेंड करें। अदरवाइज ये एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, एंड समवेयर अगर आपसे गलती हो जाती है, मान लो आप 1 या 2 वर्ड भी मिस कर देते हो, तो ये आपका नेगेटिव में जाता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, बिकॉज आपको नहीं पता है कि कितने पॉसिबल केस बन सकते हैं। सो इस क्वेश्चन को तभी अटेंड कीजिए जब आपको बहुत अच्छे से वोकैब आती है, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे आपको सिर्फ 4 वर्ड दिए हैं, अब इसमें पूछा गया है कि इसके अंदर कोई पॉसिबल वर्ड बन रहा है इनके कॉम्बिनेशन से, ठीक है। इफ़ नो सच वर्ड इज फॉर्म्ड देन आपका आंसर होगा Y, इफ़ मोर देन वन सच वर्ड इज फॉर्म देन आंसर होगा X, ठीक है। तो आपको बताना है, एंड अगर एक ही वर्ड बन रहा है, सिर्फ अगर मान लो एक ही वर्ड बनता है, देन व्हाट इज द लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड, तो आपको बताना है। अब इनके कॉम्बिनेशन से आप देखो, आप सभी लोगों को शायद एक वर्ड तो हिट कर ही रहा होगा, पार्ट, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे बोल सकते हो कि पार्ट बन रहा है एंड उसका जो लास्ट वर्ड है वो T है, बट वो ऑप्शन नहीं है, ठीक है। सो इसके अंदर एक और वर्ड बनता है इनके कॉम्बिनेशन से, दैट इज ट्रैप, ठीक है। ट्रैप करना मतलब होल्ड करना, ठीक है, तो ट्रैप। अब ट्रैप एंड पार्ट ये 2 वर्ड बन रहे हैं, एंड यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि अगर एक से ज़्यादा वर्ड बन रहे हैं तो Y राइट आंसर होगा, तो इस केस में आंसर है Y। नाउ ये बहुत ईजी होते हैं, ठीक है, आपको सिर्फ 4 लेटर्स को जंबल करके अरेंज करना है, बट जब आप एग्जाम मोड में इसको फेस कर रहे होते हो तो हो सकता है आपसे कुछ मिस हो जाए। सो मेक श्योर कि या तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अटेंड करो, अदरवाइज आप इसको स्किप कीजिए, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटा सफिशिएंसी पे बेस्ड। डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन आपको रीजनिंग में एज वेल एज आपको क्वांट्स में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो द क्वेश्चन बिलो कंसिस्ट ऑफ द क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट। यू हैव टू डिसाइड वेदर द डेटा प्रोवाइडेड इन द स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। रीड द स्टेटमेंट एंड गिव द आंसर। तो यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट दे रखा है, इसके अंदर सबसे पहले आपको एक मिनी पजल मिल सकती है, हो सकता है इसमें आपको एक मिनी सिटिंग अरेंजमेंट भी देखने को मिल जाए, ठीक है। इसके अंदर 2 अलग अलग चैप्टर्स के डेटा सफिशिएंसी के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो कोई भी पॉसिबल केस आपको यहाँ पे मिल सकता है। इसमें दे रखा है 6 persons हैव डिफरेंट एजेस, हु अमंग द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट पर्सन। रिमेंबर आपको जो सबसे छोटा है, जो स्मॉलेस्ट है, जो यंगेस्ट है, वो निकालना है, ओके। डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, पहले आप सिर्फ 1 को सॉल्व करके देखेंगे उससे आंसर आता है या नहीं, फिर 1 को भूल जाएंगे, 2 को सॉल्व करके देखेंगे कि उससे आंसर आता है या नहीं। जब आप 2 को सॉल्व कर रहे हैं उस टाइप आप 1 का कोई भी डेटा यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। फिर अगर नहीं आता है तो दोनों को कंबाइन करके देखेंगे, अगर दोनों से नहीं आता है तो आपका आंसर होगा डेटा इन बोथ द स्टेटमेंट आर नॉट नेसेसरी, ठीक है। सो सबसे पहले हमें इसके अंदर क्या दे रखा है, 6 पर्सन है जिनकी डिफरेंट एज है, हमें यंगेस्ट बताना है। ऑल्सो रिमेंबर कि जो डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन है उसके अंदर आपको 100% सॉल्व नहीं करना है, ठीक है, पूरा सॉल्व नहीं करना है, कोई आपको यहाँ पे पूरे के मार्क्स नहीं देने वाला है। आपको सिर्फ जो पूछा जा रहा है, मान लो कि लिमिटेड इन्फॉर्मेशन से आपको ये पता चल गया कि यंगेस्ट कौन है। जैसे कि ये क्वेश्चन है कि 6 पर्सन MNOPQR और मैंने बोल दिया इन विच P इज द यंगेस्ट। अब मेरे को बाकी सबको जमाने की जरूरत नहीं है, मुझे यंगेस्ट पूछा था, यंगेस्ट मिल गया, वहां पे खत्म हो गया, ओके। सो अब हम सबसे पहले क्वांटिटी 1 से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दे रखा है N इज एल्डर टू R, N जो है उसकी एज R से ज़्यादा है। M इज एल्डर टू O एंड Q। अब हमें ये नहीं पता है कि O एंड Q के बीच में भी क्या रिलेशन है, पर जो M है वो O एंड Q दोनों से बड़ा है, ठीक है। P इज एल्डर टू M, P जो है वो M से भी एल्डर है, ठीक है। बट अब N R P M इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं पता, तो क्या 1 से ये पता चल रहा है कि यंगेस्ट कौन सा है, देख के आइडिया आ रहा है। सो 1 को देख के तो आइडिया नहीं आ रहा है कि यंगेस्ट कौन सा है, तो 1 को भूल जाओ। सेकंड को देखो, M इज एल्डर टू O, मतलब M जो है वो O से तो बड़ा है बट यंगर टू N, पर N से छोटा है, ठीक है। एंड P, अब हमें ये नहीं पता कि N एंड P में से कौन बड़ा है, बट N एंड P में जो भी है 2 लोग उन दोनों से जो M है वो छोटा है, ठीक है। R इज एल्डर टू N, अब एक और रिलेशन दे रखा है, जो R है वो N से एल्डर है। O इज नॉट दी यंगेस्ट पर्सन, ठीक है। R जो है वो N से एल्डर है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, मान लो R जो है वो N से एल्डर हो जाएगा, बट O यंगेस्ट नहीं है, तो अब कौन पर्सन बच गया, M आ गया, N P O आ गया, O, अब सारे ही पर्सन आगे आ गए, तो लास्ट पर्सन पे बोल दिया कि जो O है वो यंगेस्ट नहीं है, दैट इज ऑब्वियसली O से भी कोई छोटा होगा, और सिर्फ एक ही पर्सन बचा है, वो है Q। तो सिर्फ जो ये सेकंड वाला रिलेशन था, इससे हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है, हु इज द यंगेस्ट पर्सन, एंड द आंसर इज Q। तो ओनली स्टेटमेंट 2 इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। डेटा इन द स्टेटमेंट 2 इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, वाइल डेटा इन द 1 इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन इज पॉइंट L विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट P। P के रिस्पेक्ट में L की क्या पोजीशन है, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। सबसे पहले 1 को सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है, पॉइंट Q इज वेस्ट ऑफ पॉइंट P, P के वेस्ट में आ जाएगा पॉइंट Q। फिर दे रखा है पॉइंट S इज वेस्ट ऑफ पॉइंट R, R के वेस्ट में है पॉइंट S, पॉइंट S इज टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट R। पॉइंट R इज वेस्ट ऑफ पॉइंट M, जो M है उसके वेस्ट में आ रहा है पॉइंट R, ठीक है। एंड पॉइंट R इज वेस्ट ऑफ पॉइंट M, एंड पॉइंट L इज साउथ ऑफ पॉइंट M। L जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। बट हमको क्वेश्चन में क्या पूछा था, P एंड L के बीच में क्या रिलेशन है, तो इस वाले को, इससे हमें नहीं पता चल रहा कि P एंड L के बीच में क्या रिलेशन है, तो हम इससे नहीं बता सकते हैं। सेकेंड वाला सॉल्व करके देखते हैं। क्या दे रखा है, पॉइंट Q इज वेस्ट टू द पॉइंट Q इज वेस्ट ऑफ पॉइंट P, P के वेस्ट में है पॉइंट Q। पॉइंट R इज साउथ ऑफ पॉइंट Q, ये यहाँ पे आ जाएगा। पॉइंट M इज साउथ ईस्ट ऑफ पॉइंट Q, ठीक है। तो कैसे बनाते हैं साउथ ईस्ट, इस पे प्लस बनाओ, एंड इसके साउथ ईस्ट में है पॉइंट M। अब एक चीज़ यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, जब भी आपको डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन दे रखा होगा एंड आपको इस तरह से बोला गया होगा साउथ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट या व्हाटएवर, ठीक है, तो उसके अंदर जब तक आपको डिस्टेंस नहीं मेंशन है,
ठीक है, डिस्टेंस नहीं मेंशन है कि या तो ऐसे बोल दे कि जो m है वो r के ईस्ट में है, मतलब एग्जैक्ट डिस्टेंस पे, तो फिर भी ठीक है। लेकिन जब तक आपको डिस्टेंस नहीं मेंशन है तो आप नहीं बता सकते कि m एग्जैक्टली यहीं आएगा। हो सकता है m यहाँ भी आ जाए, ये भी तो साउथ ईस्ट है, हो सकता है m यहाँ भी आ जाए। तो इस केस के अंदर हम कभी भी आंसर फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो इससे नहीं पता चलेगा। तो इस केस के अंदर आंसर क्या होगा, द डेटा इन बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 टुगेदर इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। रिमेंबर, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसके अंदर गलती करते हैं, बिकॉज अगर आपने m को एग्जैक्टली यहाँ मान लिया तो सिर्फ 2 से भी आपको आंसर नहीं मिलेगा, बट अगर आप 1 and 2 को कंबाइन करेंगे तो आपको एक डायग्राम मिल जाएगा, फाइनल आंसर मिल जाएगा, दैट इज P and L के बीच में रिलेशन मिल जाएगा। पर वो तब पॉसिबल है जब आप एग्जैक्टली m को यहीं पे लेके चल रहे हो, लेकिन वो कहीं नहीं दिया गया है। सो इसका आंसर कभी भी बोथ नहीं होता है, इसका आंसर नाइदर 1 nor 2 होता है। ओके, सेलेक्ट द ऑड, या तो वर्ड या लेटर या नंबर पेयर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, तो ये जो ऑड वन आउट है या ये जितने भी रीजनिंग के चैप्टर्स है, इनमें बहुत सारे क्वेश्चंस को हमने लिया है। सो मेक श्योर कि आपका वो क्वेश्चन पे कमांड अच्छा हो। जितने भी एनालॉजी वाले या क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस है उनको आप पहले पढ़िए एंड फिर इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। तो इसमें से ऑड वन आउट बताना है। सबसे पहले आपको दे रखा है ZVR, फिर MIE, तो फाइंड आउट करो कि इनके बीच में कुछ रिलेशन निकल रहा है क्या। फॉर एग्जाम्पल Z से V जाने में क्या हो रहा है, 4 माइनस हो रहे हैं, ठीक है, बिकॉज V + 4Z होता है। सिमिलरली V से R, ठीक है, STUV, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, 4 माइनस हो रहे हैं। अब M से I में भी चेक कर लो, यहाँ पे भी 4 माइनस हो रहे हैं, एंड I से E में भी 4 माइनस हो रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली तो इन दोनों में लॉजिक सही लग रहा है। अगर आप इसको चेक करोगे RNJ में तो उसमें भी सही लगेगा, लेकिन अगर आप TXP में चेक करोगे, TXP, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, T -4 होना चाहिए था, उसकी जगह यहाँ पे क्या आ रहा है, +4 हो रहा है, ठीक है, +4 हो रहा है। एंड उसके बाद P भी कैसे आ रहा है, X में से -8 हो रहा है, तो ये वाला जो है ये ऑड वन आउट है, तो इसके अंदर राइट आंसर होगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। 6 पर्सन आर सिटिंग अराउंड द सर्कल फेसिंग द सेंटर। सेंटर फेस कर रहे हैं, 6 पर्सन बैठे हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। They played different number of matches which are 12, 16, 24, 32, 38 and 40. ये अलग अलग मैचेस उन 6 पर्सन ने खेले हैं, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। अब सबकी सब सेंटर देख रहे हैं। आई होप आपको फेसिंग सेंटर एंड फेसिंग आउटवर्ड का डायरेक्शन अगर होता है तो वो सॉल्व करना आता है, ठीक है। सो ओनली वन पर्सन इज सिटिंग बिटवीन द वन हु प्लेड द हाइएस्ट एंड द लोवेस्ट नंबर ऑफ मैचेस। उनके बीच में सिर्फ एक ही पर्सन बैठ रहा है, मतलब कि लोवेस्ट नंबर ऑफ मैचेस किसी 12 ने खेले होंगे एंड हाईएस्ट नंबर ऑफ मैचेस किसी 40 ने खेले होंगे, उनके बीच में एक ही पर्सन है, ठीक है। उसके बाद दे रखा है द सेम नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग बिटवीन द वन हु प्लेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ मैचेस एंड द वन हु प्लेड द सेकेंड हाईएस्ट मैचेस, ठीक है। तो सेकेंड हाईएस्ट मैचेस इफ काउंटेड फ्रॉम एनी साइड ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ द मैच प्लेयर, ठीक है। तो सेकेंड हाईएस्ट किसके आए, 40 हाईएस्ट है, सेकेंड हाईएस्ट आए 38 के। एंड यहाँ पे क्या दिया गया है, द सेम नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग बिटवीन द वन हु प्लेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ मैचेस। तो इसके कहने का क्या मतलब है, सी हाईएस्ट है 40, अब 40 एंड 38, अब 38 ऐसी जगह बैठाना है जहाँ पे चाहे आप 38 के राइट साइड देखो या 38 के लेफ्ट साइड देखो, हमेशा इक्वल नंबर ऑफ पर्सन बैठे होने चाहिए बिटवीन 40 एंड 38। अगर मान लो मैं 38 को यहाँ पे बैठाती हूँ, ठीक है, 38 अगर यहाँ आता है तो उसके सी राइट साइड कितने सारे लोग हो जाएंगे, 1 2 3 4, और यहाँ पे आएगा सिर्फ 1। 40 एंड 38 के बीच में 0 पर्सन। अगर 38 यहाँ होता है तो इसके बीच में 1 पर्सन एंड यहाँ पे उसके बीच में 3 पर्सन। बट अगर 38 यहाँ पे आता है तो सी 40 एंड 38 के बीच में इधर से भी 2 पर्सन, 40 एंड 38 के बीच में इधर से भी 2 पर्सन। तो 38 की एग्जैक्ट पोजिशन कौन सी होगी, ये वाली। क्लियर। नेक्स्ट दे रखा है द नंबर ऑफ मैचेस प्लेड बाय बी इज इक्वल टू, बी ने जितने नंबर ऑफ मैचेस खेले हैं, दिस इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मैचेस प्लेड बाय द एफ एंड द वन हु प्लेड द हाइएस्ट नंबर ऑफ मैचेस। तो उनका डिफरेंस जो है, हाइएस्ट नंबर ऑफ मैचेस किसने खेले, जिसने 40 खेले होंगे। ऑल्सो यहाँ पे दे रखा है दैट बी प्लेड मोर नंबर ऑफ मैचेस देन एफ, तो बी जो है उसने एफ से ज़्यादा मैचेस खेले हैं, ठीक है। एंड B इज नॉट द नेबर ऑफ द वन हु प्लेड द हाइएस्ट नंबर ऑफ मैचेस, तो B यहाँ नहीं आएगा, B यहाँ नहीं आएगा, B इन तीनों जगह में से कहीं आ सकता है, ठीक है। B played more number of matches than M. B is not the neighbor of the one who played the highest number of matches. E has played more number of matches than B. E के जो मैचेस है वो B से तो ज़्यादा है बट लेस देन D, ठीक है।
बट लेस देन डी, एंड ई इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी एंड डी। तो जो ई है वो ना तो बी के पास होगा ना डी के पास। ए इज़ ऑल्सो नॉट द नेबर ऑफ डी एंड सी, एंड यहाँ पे दे रखा है डी हैज़ प्लेड द 38 मैचेस। तो एक वैल्यू पता चलिए कि ये जो 38 मैचेस है वो डी ने खेले। नाउ अगर हम लोग इस रिलेशन को देखें, सी एक्चुअली इक्वेशन क्या होगी, बिकॉज 40 हाईएस्ट है ना, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, दिस इज 40 माइनस एफ, ठीक है, बिकॉज 40 हाईएस्ट स्कोरिंग मार्क्स है। तो और जो बी है उसके मार्क्स एफ से ज़्यादा है, तो अब यहाँ पे क्या वैल्यू हो सकती है, सी डी तो 38 फिक्स हो गया, 40 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो बी जिसके मार्क्स एफ से ज़्यादा है, तो वो वैल्यूज़ कौन कौन सी हो सकती है, 24 एंड 32 हो सकता है, 16 एंड 24 हो सकता है, कोई भी वैल्यू यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं। नाउ यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है दैट बी इज़ नॉट द नेबर ऑफ द वन हु प्लेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ मैचेस। तो बी यहाँ नहीं आएगा, बी यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। फिर बी 38 नहीं हो सकता है, तो या तो बी 12 होगा या फिर यहाँ पे जो एक वैल्यू आएगी वो हो सकता है, ठीक है। ऑल्सो बी कैन नॉट बी 38 एंड 40, ये भी हमें पता है। एंड ई जिसने ज़्यादा मैचेस खेले हैं देन बी, ई हैज़ प्लेड मोर नंबर ऑफ मैचेस देन बी। तो अब बी जो है वो 32 भी नहीं हो सकता है, बिकॉज ई क्योंकि डी 38 है, उसके बाद कुछ ई आएगा तो वो 32 होगा। तो ऑब्वियसली अब बी के लिए जो नंबर बचा वो सिर्फ एक ही नंबर है, दैट इज़ 24। एंड यहाँ पे पुट करके देखते हैं कि अगर बी 24 होगा तो उस केस में एफ़ की क्या वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो एफ़ की वैल्यू आ जाएगी 16, जो कि पॉसिबल भी है बिकॉज 16 यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो वो वैल्यू आ जाएगी 16। अब हमें पता है कि बी यहाँ नहीं हो सकता है, बी यहाँ नहीं हो सकता है, तो एक ही जगह बची जहाँ पे बी आ सकता है, ठीक है। एंड बी की अब हमें वैल्यू भी पता चल गई है, विच इज़ इक्वल टू व्हाट, b इज़ इक्वल टू 24 एंड f इज़ इक्वल्स टू 16। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं। नेक्स्ट कंडीशन दे रखी है दैट e इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ b एंड d। तो e यहाँ नहीं आएगा, e यहाँ नहीं आएगा, सिर्फ एक ही कंडीशन बची, e यहाँ आ जाएगा, ठीक है। एंड d की वैल्यू भी पता है, वो है 32। उसके बाद दे रखा है a इज़ नॉट दैन इमीडिएट नेबर ऑफ d एंड c। d यहाँ पे है तो मतलब a यहाँ नहीं आएगा, तो ऑब्वियसली अब एक ही कंडीशन बची, उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, a आ जाएगा, या तो यहाँ आएगा या फिर यहाँ आएगा। बट रिमेंबर कि अब एक भी पोजीशन ऐसी नहीं खाली है जहाँ पे हम पर्सन एंड ये दोनों लिख सके, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही कंडीशन आ सकती है, विच इज़ इक्वल टू एफ विच इज़ इक्वल टू 16। एंड इस पर्टिकुलर केस के अंदर ए के पास एक ही ऑप्शन बचता है, तो वो यहाँ आ जाएगा ए विच इज़ इक्वल टू 12। तो आई थिंक अब सेट हो गया, ये है F16, ये है B24, ये है D38, E32 एंड A40। तो ये जो 12 है वो कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा C। सो दिस वॉज योर फाइनल डायग्राम। तो इस तरह से आपको बहुत ही ईजी था, सिर्फ आपको जो हिंट्स दे रखे हैं उसको स्लोली रीड करना है एंड कनेक्ट करते जाना है, ठीक है। तो इसमें ये आपका फाइनल डायग्राम बनेगा, बस अब आपको क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। सो सी हमारा डायग्राम क्या बना था, 6 पर्सन्स है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ए जो है वो 40 की वैल्यू पे आएगा, उसके बाद एफ जिसकी वैल्यू है 16, फिर बी जिसकी वैल्यू है 24, डी जिसकी वैल्यू है 38 एंड सी जिसकी लास्ट वैल्यू रह गई थी 12 एंड ई जिसकी वैल्यू है 32, ठीक है। अब क्वेश्चन है हु हैज़ प्लेस्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ मैचेस, किसने खेले, ए जिसकी वैल्यू थी 40। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज द नेबर ऑफ बी, बी के कौन कौन नेबर है, एफ एंड डी। उसके बाद नेक्स्ट है हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु प्लेड द 32 मैचेस। नाउ दिस इज फेसिंग सेंटर। अब यहाँ से सेकंड टू द राइट निकालना है, मतलब हम ऐसे जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड टू द राइट कौन है, डी जिसने 38 बनाए। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द सी, सी क्या सी के रिगार्डिंग क्या ट्रू है, ही हैज़ प्लेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ मैचेस, ये तो गलत है। एफ इज़ द इमीडिएट नेबर ऑफ सी, वो भी गलत है। डी इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, अब ये सेंटर फेस कर रहा है तो डी इमीडिएट राइट पे है, लेफ्ट नहीं है। He has played the least number of matches, हाँ, so out of the total number of matches, C has played the least number of matches. उसके बाद है which of the following combination is true, F12 नहीं है, B24 है, ये true है, ठीक है। So this is your answer. So the next question is maximum dollar in market is written as this, then share in market less is written as this, making maximum less now is written and now the market gains is written. So ये एक चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, इसको आप पहले पूरा सॉल्व मत करो, जैसे जैसे क्वेश्चंस आपके पास आते हैं उस हिसाब से इसको अकॉर्डिंगली सॉल्व करते जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोड VO स्टैंड फॉर, VO कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, सी इसके अंदर VO कहीं नहीं है, यहाँ पे VO यूज़ हो रहा है और VO इसमें भी नहीं है एंड इसमें भी नहीं है। दैट इज़ अब अगर आपको VO का वर्ड कोड निकालना है तो आपको क्या करना है, बाकी सारे एलिमिनेट करने पड़ेंगे, ठीक है। सो सी यहाँ पे और क्या क्या यूज़ हो रहा है, PI, देन PI 3 जगह यूज़ हो रहा है, यहाँ पे भी PI है, यहाँ पे भी PI है एंड यहाँ पे भी PI है। तो ऐसा कौन सा वर्ड है जो इन तीनों के अंदर कॉमन है, सो इफ़ यूल चेक इनमें मार्केट एंड यहाँ पे भी मार्केट कॉमन है, दैट इज़
जो मार्केट है उसका कोड हो गया PI, ठीक है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट वर्ड कौन सा है, JE। JE यहाँ पे यूज़ हो रहा है एंड JE यहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो इन दोनों में कौन सी चीज़ कॉमन है, लेस एंड लेस। दैट इज़ हमें पता चल गया जो लेस है वो JE का कोड है, तो ये भी कैंसिल हो गया एंड PI भी कैंसिल हो गया। अब बचा TO इसमें भी है एंड TO इसमें भी है, तो अब इन दोनों में क्या कॉमन है, शेयर इन मार्केट डॉलर इन से इन कैंसिल हो गया बिकॉज इन का जो कोड है वो हो गया TO। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि VO जो है उसका कोड हो गया शेयर, सो शेयर इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया व्हाट इज द कोड फॉर मेकिंग। मेकिंग का क्या कोड है, मेकिंग कहाँ यूज हो रहा है, सेकंड में, मेकिंग मैक्सिमम लेस नाउ, ठीक है। तो अब आपको मेकिंग का कोड निकालना है, तो लेस का तो हमें पता चल गया PI है, वो नहीं, सॉरी JE है, वो नहीं हो सकता है। अब आपको बाकी के एलिमिनेट करना है, दैट इज मेकिंग का कोड निकालना है एंड मैक्सिमम एंड नाउ। मैक्सिमम फर्स्ट में भी यूज हो रहा है, मैक्सिमम यहाँ पे भी यूज हो रहा है, तो फर्स्ट एंड इसमें क्या कॉमन है, SUZOKA एंड ZO। तो ZO जो है वो मैक्सिमम का कोड है, तो वो यहाँ से हट जाएगा, मैक्सिमम इज द कोड फॉर ZO। एंड उसके बाद है नाउ एंड मेकिंग, ये दोनों कहीं पे भी यूज नहीं हो रहे हैं, ठीक है, हम इसको नहीं बता सकते हैं। सो इसका आंसर क्या होगा, ये SU भी हो सकता है एंड KA भी हो सकता है, तो इसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, हम नहीं बता सकते दोनों में से कौन सा होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है गेन्स का कोड निकालना है। अब गेन्स कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे देखो, नाउ यहाँ पे भी यूज हो रहा है, नाउ यहाँ पे भी यूज हो रहा है, ठीक है। एंड नाउ को SU इसके अंदर भी है एंड SU इसके भी अंदर है, दैट इज जो नाउ है उसका कोड हो गया SU, तो यहाँ पे सिर्फ मेकिंग बचा एंड मेकिंग का यहाँ से कोड हो जाएगा KA, तो इसके अंदर राइट आंसर है KA, ओके। उसके बाद आपको नेक्स्ट कोड निकालना है फॉर द गेन्स। गेन्स का निकालना है, मार्केट का हमको पता है PI कट गया, देन नाउ का भी हमें पता है SU कट गया। अब जो गेन्स है एंड द है, एंड ये और कहीं पे यूज नहीं हुए हैं, द और गेन्स, दैट इज जो रिमेनिंग दो है उनमें से कुछ भी आंसर हो सकता है, या तो DO भी हो सकता है या YO भी हो सकता है, तो इस केस में आंसर होगा इधर YO और DO। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द कोड फॉर द मैक्सिमम यू शेयर, ठीक है। इनमें से किस किस के कोड आपको कंफर्म पता है, मैक्सिमम का पता है ZO, फिर शेयर का हमको पता है, अभी हमने निकाला था फर्स्ट में, शेयर का कोड हमें पता है VO। अब क्या बचे, द एंड यू। सी यहाँ पे इनमें से कुछ यूज हो रहा है, द एंड यू, द यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। द की वैल्यू जो है वो कुछ भी हो सकती है, अगेन DO भी हो सकता है एंड YO भी हो सकता है, एंड यू जो है वो कहीं पे भी यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यू एक ऐसा कोड होगा जो इनमें से कहीं पे भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो जो कॉमन नहीं है वो कैसा कोड है, वो है WI। सो WI एक जो है वो डिफरेंट कोड है, वो इनमें से कहीं यूज नहीं हो रहा है, तो वो U का कोड होगा। तो अब ऐसा जिसमें ZO VO इनमें से कोई एक एंड WI आ रहा है वो राइट आंसर होगा। तो इसमें ZO VO DO एंड YO दोनों आ रहे हैं, ये नहीं होगा। VO ZO WO एंड WI ये यूज हो रहा है, तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन B। एंड इसके बाद लास्ट पूछा गया है कि इसका आंसर क्या होगा, TO KA PI AB। तो आपको कौन कौन से पता है, TO का मतलब होता है इन, ठीक है। फिर KA आपको दे रखा है, यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था, KA का मतलब होता है मेकिंग, तो इन हो जाएगा, मेकिंग हो जाएगा। PI का कोड हमको पता है मार्केट, एंड AB अब इसमें से कहीं यूज नहीं हुआ है, दैट इज वो एक न्यू वर्ड होगा, ठीक है। सो अब हम ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। सी शेयर इन मार्केट एंड ये तो मेकिंग आना ही चाहिए, इसमें तो आ ही नहीं रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, इन मार्केट मेकिंग इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, तो इस केस में राइट आंसर होगा नन ऑफ दीज, बिकॉज इन मार्केट मेकिंग तो हमें कोड पता ही है, तो इतना तो आना ही चाहिए था, एंड वो कहीं पे भी नहीं आया है, ठीक है। Now the next question is 9 boxes A B C D E F G H are kept one above the other, not necessarily in the same order. So ये एक बॉक्स बेस्ड पजल है, तो बॉक्स बेस्ड पजल इजी होती है, बट अगेन मैं यही कहूँगी कि आपको इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि इसको किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। आपको कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए कि बिटवीन द बॉक्स, अबव, अगर कोई चीज़ लिखी है दैट बॉक्स A इज अबव B, तो ये मतलब नहीं है कि इमीडिएटली अबव B, हो सकता है एक छोड़ के, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि जस्ट अबव, इमीडिएट अबव बोला है तो ही आएगा। फिर बिटवीन में आते हैं तो 2 प्लेसेस अबव या 3 प्लेसेस अबव लिखा है तो उसका क्या मतलब होता है, जस्ट 1 अबव, ठीक है। ये सब आपको पता होने चाहिए, ओके। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दे रखा है दैट देयर आर 3 बॉक्सेस बिटवीन H एंड G एंड नीदर ऑफ देम इज एट द टॉप एंड द बॉटम पोजिशन, ठीक है। सबसे पहले तो 9 बॉक्सेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब H एंड G के बीच में जो है वो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस है कितने, 3। मान लो
कि और बॉटम और टॉप पे एच एंड जी में से कोई नहीं आ सकता। मान लो यहाँ पे जी है तो 1 2 3 बॉक्सेस है तो यहाँ पे एच आया, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे जी आए एंड यहाँ पे एच आए, हमें नहीं पता है कौन सा टॉप पे है, राइट। सेकंड कंडीशन लेते हैं कि अगर थर्ड पे जी है तो 1 2 3 यहाँ पे एच आएगा, ठीक है, या फिर यहाँ पे जी है तो यहाँ पे एच आ जाएगा। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और कंडीशन लेते हैं जहाँ पे फोर्थ पोजिशन पे, ठीक है, अगर यहाँ पे जी है तो 3 है, यहाँ पे एच आएगा, या फिर यहाँ जी है तो यहाँ पे एच आएगा, ठीक है। बिकॉज अब इसके ऊपर लेंगे तो टॉप मोस्ट पोजीशन पे आ जाएगा, तो टॉप मोस्ट एंड लोअर मोस्ट हमको नहीं कंसिडर करना है। तो ये अभी 3 केसेस है, 3 के अंदर भी 2 2 प्रोबेबिलिटी चल रही है, ठीक है। सो नीदर ऑफ देम इज एट द टॉप एंड द बॉटम पोजिशन। देर आर 2 बॉक्सेस बिटवीन एफ एंड सी एंड बॉक्स एफ इज अबव सी। रिमेंबर एफ जो है वो सी के ऊपर है एंड एफ एंड सी के बीच में 2 बॉक्सेस है। नाउ यहाँ पे मेंशन था कि जो एफ है वो सी के ऊपर है, ठीक है। अब एक कंडीशन दे रखी है दैट बॉक्स सी इज अबव बॉक्स जी एंड देर आर 2 बॉक्सेस बिटवीन जी एंड सी। ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि जी एंड सी के बीच में 2 बॉक्सेस हैं, ठीक है, और जो बॉक्स सी है वो जी के ऊपर है। तो अब अगर मैं यहाँ पे जी लेती हूँ तो इसके ऊपर सी, तो उसके ऊपर तो 2 बॉक्सेस आ ही नहीं रहे, मतलब ये केस हट जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे जी है, उसके 2 बॉक्सेस के ऊपर सी, मतलब यहाँ पे सी, उसके 2 के ऊपर एफ, तो ये भी नहीं होगा। एंड सिमिलरली जी के ऊपर सी, तो ये भी नहीं होगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इन सब कंडीशन में जो एच है वही जी से ऊपर रहेगा। अब नेक्स्ट कंडीशन चेक करते हैं कि जी के ऊपर आएगा सी एंड सी एंड एफ के बीच में 2 पर्सन है एंड जी एंड सी के बीच में भी 2 बॉक्सेस है। तो जी इसके बीच में 2 बॉक्सेस, यहाँ पे आएगा सी, अगेन 2 बॉक्सेस, यहाँ पे आएगा एफ। नेक्स्ट कंडीशन में जी इसके बीच में 2 बॉक्सेस तो यहाँ पे सी, इसके बीच में 2 बॉक्सेस तो यहाँ पे एफ। नेक्स्ट कंडीशन जी इसके बीच में 2 बॉक्सेस तो यहाँ पे सी, इसके बीच में 2 बॉक्सेस एंड देन एफ। तो ये केस तो एलिमिनेट हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या दे रखा है, द नंबर ऑफ बॉक्स बिटवीन ए एंड एच इज सेम एज द नंबर ऑफ बॉक्स बिटवीन ए एंड जी। दैट इज ए से लेके जी तक के बीच में सेम बॉक्सेस है एज ए से लेके एच तक के बीच में। तो इसका क्या मतलब हुआ, एच एंड जी के मिडवे में ए आएगा। सो सी यहाँ पे एच है, फिर यहाँ पे जी है, तो इसके बीच में 1 2 3 वैल्यूज है, मतलब कि यहाँ पे ए आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे एच है, यहाँ जी है, तो यहाँ पे ए आ जाएगा, ओके। फिर दे रखा है बॉक्स डी इज अबव द बॉक्स ई। जो डी है वो ई के ऊपर है, ठीक है, एंड देर इज मोर देन 1 बॉक्सेस बिटवीन डी एंड ई। एक से तो ज़्यादा ही होंगे। फिर दे रखा है बॉक्स ई इज़ नॉट एट द बॉटम मोस्ट पोजिशन। तो बॉक्स ई पहली बात तो बॉटम मोस्ट पोजिशन पे नहीं आएगा, तो या तो इस केस में ई यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, टॉप मोस्ट पे आ सकता है। पर एक और कंडीशन दे रखी है दैट 2 बॉक्सेस आर देयर बिटवीन ई एंड आई। अब देखो, अगर ई को मैं यहाँ लेती हूँ तो 2 बॉक्सेस, आई यहाँ नहीं आएगा, आई नीचे भी नहीं आएगा, ई सबसे नीचे नहीं आ सकता। ई को अगर मैं यहाँ लेती हूँ तो आई ऊपर तो नहीं आ सकता, 2 बॉक्स नीचे, यहाँ पे ए है तो आई यहाँ भी नहीं आ सकता, तो ये कंडीशन तो कैंसिल ही हो गई। अब इस कंडीशन के अंदर ई बॉटम मोस्ट पे नहीं आ सकता, ठीक है। ई अगर यहाँ होगा तो 2 ऊपर आए, यानी कि यहाँ पे भी नहीं होगा, ठीक है। फिर अगर ई मान लो यहाँ होता है तो 2 कंडीशन के बाद आई यहाँ आ सकता है, ठीक है, एंड ई यहाँ नहीं होगा बिकॉज 2 के बाद आई यहाँ नहीं आएगा। तो एक ही कंडीशन बची कि ई यहाँ पे आएगा, उसके 2 बॉक्स नीचे आई आएगा। एंड अब क्या दे रखा है दैट बॉक्स डी जो है, बॉक्स डी इज अबव ई, ई के ऊपर डी है, तो ई के ऊपर डी मतलब यही एक पोजीशन बची, यहाँ पे हो जाएगा ये डी, ठीक है। बॉक्स डी इज अबव डी। तो ये सारे अरेंज हो गए। क्या वैल्यू बच गई, ए आ गया, क्या क्या दिए थे, ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो सी आ गया, सिर्फ बी लेफ्ट है आई थिंक, तो वो यहाँ आ जाएगा, ए बी देन सी डी ई एफ जी एच। सो दिस इज अरेंज्ड, ओके। तो ये जो है ये आपका फाइनल आंसर होगा। नाउ इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। किस तरह से हमारे 9 बॉक्सेस अरेंज हुए थे, 4 5 6 7 8 9। अगर इस तरह से है तो इसका अरेंजमेंट था आई बी, फिर आया था जी ई, उसके बाद था ए सी, देन एच डी, एंड यहाँ पे वैल्यू थी फाइनल एफ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस इज एट द टॉप। टॉप पे कौन सा है, बॉक्स एफ। उसके बाद है हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर बिटवीन सी एंड ई, तो सी एंड डी के बीच में है 1 बॉक्स। उसके बाद है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बॉक्स एच फ्रॉम द टॉप, टॉप से क्या पोजीशन है, 3rd। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज नॉट बिलो द बॉक्स सी, इनमें से सी के नीचे कौन सा नहीं है, ए सी के नीचे, ई भी सी के नीचे, जी भी सी के नीचे, डी जो है वो सी के नीचे नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज जस्ट अबव द बॉक्स बी, जस्ट अबव मतलब जी,
ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए। एक और क्वेश्चन दिया है, हाउ मेनी सच डिजिट्स आर देयर इन द नंबर दैट विल रिमेन इन द सेम पोजिशन व्हेन द डिजिट्स आर रीअरेंज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, लेफ्ट टू राइट मतलब ऐसे ही, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग। ठीक है, डिसेंडिंग का मतलब होता है कि आपको बड़े से छोटा डिक्रीज करना है। ठीक है, तो बड़े से छोटा, एंड असेंडिंग के मतलब होता है छोटे से बड़ा। तो आपको इस नंबर को अरेंज करना है। आपको दे रखा है 5 8 6 7 4 1 3 9। तो सबसे बड़ा आगे आएगा, दैट इज 9 8 7 6 5, फिर आ जाएगा 4 3 2, इसमें नहीं है, 1 यहाँ पे आएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन द नंबर दैट विल रिमेन इन द सेम पोजिशन। तो कौन कौन से नंबर की सेम पोजिशन रही, 8 वहीं की वही रहा, ऑल्सो 3 वहीं की वही रहा। तो 2 ऐसे नंबर्स है जिनकी सेम पोजिशन रही। तो इस केस में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, दैट इज 2। ठीक है, सो ये थे 35 क्वेश्चंस जो आपके रीजनिंग में पूछे गए थे इस पीओ के एग्जामिनेशन में। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अगेन इसके अंदर 35 क्वेश्चंस थे फॉर 35 मार्क्स, एंड जो टाइम ड्यूरेशन है वो 20 मिनट्स का इसके अंदर अलोकेट किया गया था। So we'll start with the quant section. Okay, so the first question is, read the information carefully and answer the following question. There are 4 organization, 1 2 3 4, and the total number of employee in each of the 3 organization, in the first 3 organization is 12, and the number of male in all the organization are same. There are 50% female out of the total number of employee in all the organization together, and the total number of male in all the organization इज़ 32। ठीक है, तो आपको ये कैसलेट DI के फॉर्म में डाटा दिया हुआ है, एंड आपको इसको टैबुलर फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करना है। सो कैसे करेंगे, सी यहाँ पे आपको एक डाटा दिया है टोटल का, एक दे रखा है मेल एम्प्लॉयज़ का, एंड एक दे रखा है फीमेल का, राइट। 4 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, 1 2 3 एंड 4, एंड यहाँ पे क्या दिया है, द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन ईच ऑफ द फर्स्ट 3 ऑर्गेनाइजेशन। पहले में भी 12 एम्प्लॉय होंगे, सेकेंड में भी 12 एम्प्लॉय होंगे, थर्ड में भी 12 होंगे, राइट। फिर दिया द नंबर ऑफ मेल इन ऑल दी ऑर्गेनाइजेशन आर सेम, जितने भी मेल होंगे सब में सेम होंगे। देर आर 50% फीमेल्स आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन ऑल दी ऑर्गेनाइजेशन टुगेदर, एंड द टोटल नंबर ऑफ मेल, अब ये जितने भी मेल होंगे इन चारों ऑर्गेनाइजेशन में ये मिला के 32 है। रिमेंबर कि जो फीमेल्स है वो 50% ऑफ द टोटल है, तो मेल भी 50% ऑफ द टोटल होंगे। सो अगर मेल 32 है तो टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज़ भी कितनी आएगी, 32। क्लियर है। एंड यहाँ पे एक बात और दे रखी है कि जो मेल एम्प्लॉयज़ है सारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो सेम है। सो सिंस टोटल यहाँ पे 4 ऑर्गेनाइजेशन है एंड सब में ये 4 रहेंगे, दैट इज़ हमें क्या करना है, डिवाइड बाय 4। तो मेल एम्प्लॉय सब में कितने आ जाएंगे, सो इट विल बी 8 8 8 एंड 8 रिस्पेक्टिवली, राइट। एंड तो अगर मेल एम्प्लॉयज़ यहाँ पे 8 है तो ये यहाँ 4 होंगे, यहाँ 4 होंगे, फीमेल यहाँ 4 होगी। नाउ हमें एक और चीज़ निकालनी है कि जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय है वो 4th ऑर्गेनाइजेशन में कितने होंगे, राइट। तो सी देर आर 4 ऑर्गेनाइजेशन, द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय 3 ऑर्गेनाइजेशन में 12 है, एंड द टोटल मेल इज सेम, देर आर 50% जो कि टोटल है। ऑल्सो सी वन थिंग कि अगर 32 फीमेल है एंड 32 मेल है तो टोटल यहाँ पे ऑब्वियसली 64 होंगे, ठीक है। सो अगर 64 होंगे तो 12 12 एंड 12 दैट इज़ 36 तो ऑलरेडी यहाँ पे निकल चुके हैं। तो 28 जो है ये टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ होंगे इन दी 4th ऑर्गेनाइजेशन। इस 28 में से अगर 8 यहाँ पे आ चुका है, दैट इज़ जो मेल एम्प्लॉयज़ है 28 में से वो 28 में से 8 है, तो फीमेल एम्प्लॉयज़ कितनी होगी, तो वो हो जाएगी 20। सो ये है इस पूरे कैसलेट DI का एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन। बस आपको ये बनाना आना चाहिए। अगर आप इसके क्वेश्चंस देखोगे तो बहुत ही बेसिक है। जैसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द मेल इन ऑर्गेनाइजेशन 1 टू द नंबर ऑफ द फीमेल। सो नंबर ऑफ मेल इन ऑर्गेनाइजेशन 1 इज 8 एंड फीमेल इन ऑर्गेनाइजेशन 4 इज 20, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, 8:20 का रेशियो निकालना है, तो वो हो जाएगा 4:10 या फिर 2:5। नेक्स्ट है, फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल इन ऑर्गेनाइजेशन 4। सो ऑर्गेनाइजेशन 4 में फीमेल थी 20, ठीक है, 20%। इसके बाद दे रखा है 50% ऑफ द मेल एंड द फीमेल इन द ऑर्गेनाइजेशन 3 आर इलिटरेट, ठीक है। तो पहली बात तो यहाँ पे क्या, 50% ऑफ द मेल एंड द फीमेल इन द ऑर्गेनाइजेशन 3। ऑर्गेनाइजेशन 3 के अंदर जो मेल है वो है 8 एंड जो फीमेल है वो है 4। इसका 50% मतलब 4, इसका 50% मतलब 2। ये दोनों अगर इलिटरेट है देन फाइंड द लिटरेट एम्प्लॉयज। तो लिटरेट कितने होंगे, रिमेनिंग 4 एंड 2 दैट इज 6। तो ऑप्शन डी इसके अंदर राइट आंसर होगा। फिर है फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स इन ऑर्गेनाइजेशन 2। सो ऑब्वियसली मेल्स हो जाएंगे 8, ठीक है। सो क्लियर है कि आपको मतलब सिर्फ कैसलेट DI डिफिकल्ट नहीं होता है, सिर्फ आपको उसको चेंज करना आना चाहिए टैबुलर फॉर्म के अंदर। तो आप जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। एक और क्वेश्चन रह गया शायद, फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल इन द ऑर्गेनाइजेशन 4। तो वो हो जाएगी 28, नहीं 28 - 8 दैट इज 20, ओके।
नेक्स्ट इज अगेन ये आपको एक DI दे रखा है, यहाँ पे C आपको कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट दो पार्ट में दे रखा है। A जो है वो कंपाउंडेड हुआ, B सिंपल में, C कंपाउंड में, D सिंपल में, E कंपाउंड में। एंड यहाँ पे प्रिंसिपल की वैल्यू दे रखी है, ईयर्स दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है। तो ऑलमोस्ट सारी वैल्यू तो गिवन ही है एंड अब आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अगर आपको जो CI एंड SI वाला चैप्टर आता है तो आपके लिए ये DI बहुत ही ईजी है, अदरवाइज आप इसको स्किप करके दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, सबसे पहले व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट अर्न्ड बाय द पर्सन C, ठीक है, एंड द पर्सन A, दोनों कंपाउंडेड है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। पहले बात तो अगर हम लोग पर्सन C की बात करें तो वो क्या कर रहा है, 20,000 उसका प्रिंसिपल है, 20,000 प्रिंसिपल 2 ईयर एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे कितना दे रखा है 4%। 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 4% का मतलब क्या होता है 1/25, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्टली इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि मान लो पहले साल के लिए अगर इंटरेस्ट 25 था तो दूसरे साल 25 पे इंटरेस्ट लगा तो 1/25 इन दोनों को ऐड करेंगे तो 26 यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली सेकेंड ईयर के लिए भी 26 हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 625, ये वैल्यू हो जाएगी 676, ठीक है। इनके डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस विल बिकम व्हाट, 6 - 5 is 1 and 7 51, ठीक है। ये इन दोनों के इंटरेस्ट की वैल्यू आई, ये किसका था जो कंपाउंडेड किया इसको हमने 4% पे, एंड 25 दो बार क्यों लिखा, बिकॉज फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर 2 ईयर की बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई 51। नाउ सी हमको क्वेश्चन के अंदर ये वैल्यू दे रखी है कि जो प्रिंसिपल है दैट इज 625 की वैल्यू है 20,000। 625 की वैल्यू अगर 20,000 है तो यहाँ से 1 की वैल्यू आ जाएगी 80 एंड हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, वी हैव टू कैलकुलेट। सो यहाँ से 1 की वैल्यू हो जाएगी 32, तो 51 की क्या वैल्यू हो जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू 51 इंटू 32। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आपके पास आएगी अराउंड 1632 के आसपास, ठीक है, 1632। तो ये क्या हुआ, दिस इज द इंटरेस्ट, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट अर्न बाय द, ये इंटरेस्ट है जो कि C ने अर्न किया। सिमिलरली अगर हम A की बात करें तो A कितना इंटरेस्ट अर्न करेगा, A का प्रिंसिपल दे रखा है 10,000 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 2%। नाउ 2% का क्या मतलब होता है, 2% का मतलब होता है 1/50। दैट इज अगर फर्स्ट, एंड ये भी 2 ईयर के लिए है, दैट इज अगर फर्स्ट ईयर में ये 50 रहा होगा प्रिंसिपल तो उसका अमाउंट 51 हुआ होगा। सिमिलरली ये 50 रहा होगा तो 51 हुआ होगा। दैट इज ये वैल्यू है 2500 एंड ये है 51 का स्क्वायर, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2601। यहाँ से अगर हम लोग डिफरेंस लेंगे तो ये वैल्यू आएगी 101, ठीक है। अब हमको ये वैल्यू दे रखी है 2500 की वैल्यू अगर 10,000 है तो इसको अगर यहाँ से सॉल्व करेंगे सो दिस इज 4, 1 की वैल्यू 4 के बराबर आई तो 101 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इंटू 4 करेंगे तो 404। एंड अब हमको उन दोनों का डिफरेंस निकालना है, दैट इज हमें 1632 माइनस दिस 404 करना है, तो ये वैल्यू बराबर आएगी 1228 रुपीज़ की, ठीक है। तो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ द पर्सन B एंड D, ठीक है। B एंड D का हमको क्या निकालना है, अमाउंट का रेशियो निकालना है। सिंस जो B एंड D है वो दोनों सिंपल इंटरेस्ट पे ही है तो सिंपल इंटरेस्ट पे अमाउंट कैसे निकालेंगे, पहले क्या दे रखा है कि 6% है फॉर द 4 ईयर, तो टोटल 24% हो जाएगा। दैट इज़ पहले साल के लिए तो ये 15,000 ही रहेगा एंड दूसरे साल के लिए ये सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 15,000 पे 24% और लग जाएगा। तो ये टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी 15,000 प्लस 15,000 पे अगर हम 24,000 लगाते हैं तो ये होता है 3600, तो ये टोटल वैल्यू आती है 18600। इसी तरह अगर हम लोग D के लिए कैलकुलेट करें तो वो कितना है 16,000 प्लस ये सिंपल इंटरेस्ट ही है तो 3 ईयर्स के लिए 8% के हिसाब से अगेन 16,000 पे लगेगा 24%। एंड नाउ इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी 16,000 प्लस अगर हम इस पर 24,000 लगाए तो ये होता है 3840। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये 19840 आता है। इन दोनों का रेशियो निकालना है, इसको कैंसिल करेंगे एंड इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 465:496। दैट इज ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है इफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय पर्सन ए is given to a person G at 20% simple interest for 2 years, then what will be the interest received by person A from G at the end of the 2 years। ये हमको कैलकुलेट करना है। पहली बात तो देखो पर्सन A के पास है कितना 10,000, ठीक है 10,000 है एंड अगेन हमें पता है कि ये 2% पे है तो 2% के हिसाब से ये 50 होगा, ये 51 होगा, अगेन इस 50 का भी ये 51 आएगा। दैट इज़ अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये 2500 की वैल्यू 2601 के बराबर आती है। इसको अभी हमने निकाला था तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो किसके बराबर आ रहा है 404 के।
अब ये जो इंटरेस्ट की वैल्यू आई है, इस इंटरेस्ट पे 20% 2 ईयर्स के लिए जी को देते हैं, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना निकलेगा, 20% फॉर 2 ईयर, दैट इज ये टोटल हो जाएगा 40% के बराबर। एंड अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 10,000 तो प्रिंसिपल था ही, ए का जो था, ठीक है, प्लस उस पर इंटरेस्ट लगा 404, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 10404, ये टोटल अमाउंट हुआ। इस अमाउंट पे अब हमें लगाना है 40%, सो ये हो जाएगा इस पे 40%। नाउ इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 20808 डिवाइड बाय 5 से इसको सॉल्व करोगे तो 4161.6 के आसपास ये वैल्यू आएगी। सो ऑप्शन बी जो है वो इसके अंदर राइट आंसर होगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द इंटरेस्ट रिसीव बाय द पर्सन सी इज व्हाट परसेंट ऑफ द इंटरेस्ट रिसीव बाय पर्सन बी। सी को जो इंटरेस्ट मिला है वो बी का कितना परसेंट है, ठीक है। तो सी को इंटरेस्ट कितना मिला है वो हम ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज 1632, ठीक है। तो सी का इंटरेस्ट हो जाएगा 1632 एंड इट इज व्हाट परसेंट ऑफ द इंटरेस्ट रिसीव बाय बी। तो बी को कितना मिला है वो भी हम यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज 3600। सो डीआई में एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उसके जो कैलकुलेशन पार्ट है वो थोड़ा सा नीट करो, बिकॉज जो कैलकुलेशन आप ऑलरेडी आगे के क्वेश्चन में कर चुके हो उनको आपको वापस नहीं करना पड़े, यहाँ पे आपका टाइम सेव होगा, ठीक है। सो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आपको रफली मिल जाएगी 45% के आसपास, ठीक है, 45.33% के आसपास। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। इसके बाद दिया गया व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट अमाउंट दैट इज रिसीव्ड बाय द पर्सन ई। तो ई को कितना अमाउंट मिलेगा, तो हमें कैलकुलेट करना है 10,000। सी 10,000 यहाँ पे टोटल प्रिंसिपल है एंड कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए, 4% के लिए। 4% हमें पता है कितना होता है 1/25 एंड कितने ईयर्स के लिए, तो 4 ईयर्स के लिए। तो अब कैसे करेंगे, 25 25 25 25 4 साल के लिए एंड कितना इंटरेस्ट होता जाएगा 26 26 26 26, ठीक है, ये बन जाएगा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 25 की पावर 4 है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 26 की पावर 4 है, राइट। तो अब अगर 25 की पावर 4 की वैल्यू 10,000 है, ठीक है, अगर 25 की पावर 4 की वैल्यू 10,000 है तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो दिस विल बी 10,000 डिवाइड बाई 25 की वैल्यू 4 एंड इसी तरह 26 की पावर 4 की वैल्यू कितनी आएगी, तो इंटू 26 की पावर 4। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सी अगर यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिखूँ कि ये जो 10,000 है डिवाइडेड बाई 25 की पावर 4 मतलब क्या होता है 25 स्क्वायर इंटू 25 स्क्वायर, यानी कि मैं इसको 625 इंटू 625 लिख सकती हूँ, राइट। सिमिलरली यहाँ पे 26 इंटू 26 का स्क्वायर 2 बार लिखूँ यानी कि 676 इंटू 676 लिख सकती हूँ। तो अप्रॉक्सीमेटली एक हम इससे काट देते हैं एंड अगर यहाँ पे इसको सॉल्व करें, दैट इज अगर 625 को इससे कैंसिल करें सो ये 16 के आसपास आएगा। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई द 16 इंटू 676। अगर इसको सॉल्व करेंगे 676 तो ये जो वैल्यू है ये 11698 के आसपास आएगी। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। तो ये जो पूरा डीआई है ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, अदरवाइज ईजी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपको डीआई में से दिया गया है, प्लीज रीड द इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन। सबसे पहले यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो कि मॉक में अटेम्प्ट किए गए वो बताएं, फिर जो नंबर ऑफ एक्चुअल टेस्ट में जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए वो बताएं, फिर परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस जो कि इनकरेक्ट थे, ठीक है, इनकरेक्ट क्वेश्चन का परसेंटेज दे रखा है, तो करेक्ट क्वेश्चन का परसेंटेज भी यहाँ पे हमको मिल जाएगा। अगर 40 इनकरेक्ट किए मतलब 60 करेक्ट किए होंगे, 30 इनकरेक्ट किए मतलब 70 करेक्ट किए होंगे एंड 45 इनकरेक्ट किए मतलब कि 55% क्वेश्चंस करेक्ट किए होंगे। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ द क्वेश्चंस अटेम्प्टेड इन द मॉक टेस्ट, ठीक है, ये वाले, एंड द एवरेज नंबर ऑफ द क्वेश्चंस अटेम्प्टेड इन द एक्चुअल टेस्ट बाय ACE। तो क्या करना है, सिंपली आपको 180, 160 एंड 175 को ऐड करना है, जो भी वैल्यू आती है 525 आएगी, डिवाइड बाय 3 करना है एंड इसी तरह आपको 140, 150, 120 को ऐड करना है, ये जो भी वैल्यू आती है 7, 4, 11, 410 एंड इसको भी डिवाइड बाय 3 करना है एंड उसको यहाँ पे आपको माइनस करना है, ठीक है, तो वो आपको डिफरेंस मिलेगा। सो द राइट आंसर विल बी 38। नेक्स्ट क्या दिया, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ द क्वेश्चंस अटेम्प्टेड करेक्टली बाय A एंड E इन एक्चुअल टेस्ट, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड करेक्टली, तो A ने कितने करेक्ट अटेम्प्ट किए होंगे, A ने अटेम्प्ट किए होंगे 140 का 60% एंड E ने कितने अटेम्प्ट किए होंगे 120 का 55%, ठीक है, 120 का यहाँ से 55% एंड हमको क्या करना है, उसका भी एवरेज लेना है, दैट इज डिवाइड बाय 2 कर देना है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे सो ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, सिमिलरली 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा, ये 11 होगा, ये 2, ये 6 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है 14 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 11 बाय 2।
सिंपली इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये क्या होगा 84 + 66, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी 10 एंड दिस विल बी व्हाट 14 एंड 150/2 दैट इज 75 जो है वो इसका राइट आंसर होगा। ऑलराइट, फिर दिया है द नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड इनकरेक्टली बाय ई इन द एक्चुअल टेस्ट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड बाय ए इन द मॉक टेस्ट। तो ई इनकरेक्टली कितने अटेम्प्ट करेगा 120 का 45% अगर हम निकालें तो ये कैंसिल हो जाएगा, 5 9 45, ये 2, ये हो जाएगा 6। ठीक है, ये 54 इनकरेक्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेगा एंड इनकरेक्ट इन द एक्चुअल टेस्ट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट आर अटेम्प्टेड बाय ए इन द मॉक टेस्ट। तो ए मॉक टेस्ट में कितने अटेम्प्ट करेगा, सो दिस इज 180। इसको सॉल्व करेंगे दैट इज इनटू 100 कर लेंगे, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी एंड अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर 18 3 54 होता है, तो ये आपको 30 मिल जाएगा। राइट, सो ऑप्शन डी इसके अंदर राइट आंसर होगा। फिर आपको दे रखा है दैट इफ द परसेंटेज ऑफ द नंबर क्वेश्चंस अटेम्प्टेड करेक्टली बाय ऑल द 3 पर्सन इज सेम फॉर एक्चुअल एज वेल एज फॉर द मॉक टेस्ट, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द इनकरेक्ट क्वेश्चंस अटेम्प्टेड बाय ए टू द नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस अटेम्प्टेड बाय ई इन द मॉक टेस्ट। ठीक है, ए ने कितने इनकरेक्ट किए इस टू ई ने कितने करेक्ट किए उसका रेशियो आपको बताना है। तो ए ने कितने इनकरेक्ट किए 180 का 40%, इस टू ई ने कितने करेक्ट किए तो यहाँ पे आ जाएगा 175 का 55%। इन दोनों को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा करेक्ट ऑप्शन वो होगा 385:288। ऑप्शन डी जो है इसको सॉल्व कर देना। ठीक है, एंड यहाँ पे ये भी सॉल्व हो जाएगा, 11 होगा 5 से, ये 20 होगा, फर्दर 5 से कैंसिल करके इसको सॉल्व करोगे तो राइट आंसर आएगा 385:288। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड इन मॉक टेस्ट एंड द टोटल नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस अटेम्प्टेड बाय ए सी एंड ई। तो टोटल अटेम्प्टेड इन मॉक टेस्ट तो कितने हो जाएंगे 180 160 एंड 175, दैट इज 5, ये वैल्यू हो जाएगी 14 एंड 7 21 एंड 2 एंड यहाँ पे आ जाएगा 2 5 25। उसके बाद पूछ रहा है कि ये एंड द टोटल नंबर ऑफ करेक्ट अटेम्प्टेड बाय ए, तो ए कितने करेक्ट अटेम्प्ट करेगा तो वो होगा 140 का 60% प्लस यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी कितनी 150 का, नेक्स्ट वैल्यू है 150 का 70% प्लस नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी 120 का 55%। ठीक है, ये 3 वैल्यू आएगी, इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी 84, इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी 105, इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी 66। इन तीनों को अगर ऐड करोगे तो ये टोटल वैल्यू आएगी 255। आपको क्या करना है 525 में से 255 को माइनस करना है, सो दिस विल बी 07 270। सो 270 जो है वो इसके अंदर राइट आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन ई। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सीरीज में से दिया गया है, क्या है 10, फिर है 40 60 72 78 एंड आपको नेक्स्ट फाइंड करना है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है 30 का, यहाँ डिफरेंस आ रहा है 20 का, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 12 का एंड यहाँ डिफरेंस आ रहा है 6 का। अगर आप डिफरेंस ऑफ डिफरेंस ले लो तो ये हो रहा है 10 का, ये हो रहा है 8 का, ये हो रहा है 6 का, दैट इज़ यहाँ पे जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो कितने का आना चाहिए 4 का। इसमें से 4 माइनस करोगे तो ये 2 होगा एंड इसमें 2 ऐड करोगे तो ये वैल्यू 80 आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 20 16 24 नेक्स्ट 10 आपको 40 दे रखा है, आपको ये मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। सो ऑल्टरनेट सीरीज़ है बिकॉज यहाँ पे -2 हुआ है, यहाँ पे +4 हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या आना चाहिए, बिकॉज अगर अब आप यहाँ पे देखोगे तो ये क्या हुआ है प्लस का 16 हुआ है। ठीक है, तो 2 उसका डबल, तो यहाँ पे ऑब्वियसली -8 होना चाहिए बिकॉज 2 4 8 16 डबल होता जा रहा है और ऑल्टरनेट प्लस माइनस चल रहा है। सो यहाँ पे क्या होगा 16 - 8, सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज 8। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11 है, फिर 15 दे रखा है, फिर 31 है, फिर 67 है, फिर 131 है एंड आपको नेक्स्ट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस हो रहा है सी, ये डिफरेंस आपको मिल रहा है 4 का, यहाँ डिफरेंस आ रहा है 16 का, ये हो रहा है 36 का डिफरेंस एंड यहाँ पे अगर आप देखो तो 64 का। तो ये क्या है 2 स्क्वायर है, ये 4 स्क्वायर है, ये यहाँ पे 6 स्क्वायर है, 8 स्क्वायर है, तो अगला वैल्यू क्या आना चाहिए 10 स्क्वायर, दैट इज 100। 131 में 100 ऐड करोगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 231। सो ऑप्शन सी जो है वो इसके अंदर राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट है 14, फिर दिया है 28, उसके बाद है 84 336 एंड अब आपको नेक्स्ट फाइंड आउट करना है। 14 × 2 28 × 3 इज 84 × 4 इज 336, यहाँ पे आपको सिंपली × 5 करना है, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी 1680, तो ये आपका राइट आंसर होगा। फिर क्या दे रखा है 3 7 19 39
नेक्स्ट आपको फाइंड करना है N103। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का है, 4 का। ये डिफरेंस कितने का आ रहा है, 12 का। यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 20 का। अगेन डिफरेंस ऑफ डिफरेंस अगर आप लोगे तो ये 8 है, ये 8 है, दैट इज़ नेक्स्ट भी 8 होना चाहिए, तो ये 28 होगा। ठीक है, तो 39 में 28 ऐड करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 67। सो ऑप्शन डी जो है वो इसके अंदर राइट आंसर होगा। ऑलराइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रॉक्सीमेशन में से। तो यहाँ आपको नंबर्स में अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेके चलना है एंड देन सॉल्व करना है। ठीक है, क्या दे रखा है, इसको 50-30 ले लेते हैं तो ये 43 हो जाएगा, प्लस इसको 25% ऑफ हम लोग 5050 ले लेते हैं। ऑलराइट, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5101 हो जाएगा, ये वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाएगी। एंड ये कितना है, इसको अगर आप काटोगे तो 116 या 111 भी ले लो अभी के लिए, तो ये कितना होगा 111 इंटू, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 111 प्लस ये वैल्यू कितनी आ रही है 25/2 इंटू 101। तो इसको अगर हम देखें तो ये 12.5 ले सकते हैं इसको इंटू 101। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्लोज आएगा 130 के आसपास। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली आप 130 राइट आंसर होगा। ऑलराइट, इसके बाद नेक्स्ट आपको दे रखा है 39 का स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, इसको 40 ले लो, 40 का स्क्वायर माइनस 9, इसको 10 का स्क्वायर ले लो, माइनस ऑफ 15 का स्क्वायर किसके बराबर होगा 40, ये 1600 हो जाएगा, माइनस ये 100 हो जाएगा, माइनस ये 225 हो जाएगा। तो ये क्या वैल्यू होगी 1600 माइनस का 325, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1275। सो ऑप्शन ई जो है वो इसके अंदर राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, 1325 है डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 17। इसको अगर रूट 16 मान लो तो ये वैल्यू 4 हो जाएगी, प्लस 20% ऑफ यहाँ पे इसको 508 है, इसको 510 मान लेते हैं, माइनस 3/4 ऑफ 85 है। ठीक है, इसको 84 कंसिडर कर लेते हैं। अब अगर इसको सॉल्व करें तो ये किस तरह से बनेगा, ये 1325 इंटू 4 है। ठीक है, 1325 इंटू 4 है, तो ये क्या होगा 5 4 is 20, 4 2 8 and 10 and 12 13 4 5300। ठीक है, ये आई 5300, प्लस इसको अगर कैंसिल करो तो ये वैल्यू क्या होगी 2102, प्लस यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 102 एंड माइनस इसको अगर कर दे तो 21, दैट इज़ माइनस 63। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये क्या होगा 5300 प्लस 39 आएगा यहाँ पे, एंड ये वैल्यू क्या बन जाएगी 5339। दैट इज़ ऑप्शन 5339 को हम लोग क्लोजली ले सकते हैं 5350 के। ठीक है, सो ऑप्शन बी इसके अंदर राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 7 स्क्वायर 49 ले लेते हैं इंटू 360 की पावर हाफ, 360 की पावर हाफ। ठीक है, वो क्या होगा 361 जो होता है वो 19 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 49 इंटू ये 19 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे 31.9 है, 32 इसको ले लेते हैं। ठीक है, तो 32 का स्क्वायर क्या होता है 31 का, एंड 961 होता है, 32 का 1024 होता है। इसको अगर 8 माने तो 8 क्यूब 512 ले लेते हैं, एंड ये 16 का स्क्वायर दैट इज इसको 256 ले लेते हैं। ठीक है, अगर आप इस पूरे को सॉल्व करो 49 इंटू 19 इंटू 104 डिवाइडेड बाय 512 माइनस 256, ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, तो दिस विल बिकम 49 इंटू 19 इंटू 1024, एंड इसको अगर आप करोगे तो ये 256 आएगा, ये 4 टाइम्स होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपली 49 इंटू 19 इंटू 4, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू 3724 के आसपास आएगी। ठीक है, 3724, दैट इज ऑप्शन ई जो है वो इसके अंदर राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्या दे रखा है 5.89, इसको 6 ले लेते हैं, ये 280.9 है, इसको यहाँ पे 281 ले लेते हैं, तो 281 प्लस 6 ये वैल्यू हो जाएगी 287 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 6.9 है, इसको 7 ले लेते हैं, ये 87.9 है तो इसको 88 कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, माइनस आपको क्या करना है 5 का स्क्वायर, तो वो हो जाएगा 25, तो यहाँ से 25 माइनस कर दो। ठीक है, तो अब ये पूरी इक्वेशन क्या बन गई 287 डिवाइडेड बाय 7 प्लस का 88 माइनस ऑफ 25। सो ऑन सॉल्विंग दिस ये क्या हो जाएगा 41 होगा। ठीक है, तो 41 प्लस 88, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 41 प्लस का 63, दैट इज़ ये वैल्यू बन जाएगी 104। सो ऑप्शन बी जो है वो इसके अंदर राइट आंसर होगा। ओके, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है प्रोबेबिलिटी में से, दैट अ पर्सन पिक्स अप 2 बॉल फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 10 ब्लू एंड 15 रेड बॉल। ठीक है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन पिक्स 2 बॉल ऑफ डिफरेंट कलर, 2 अलग अलग कलर की बॉल उठाता है, तो एक जब ब्लू की उठाएगा तो उसकी यहाँ पे केस बनेगा 10C1। सिमिलरली अगर दूसरे कलर की बॉल उठाएगा तो 15C1। टोटल कितनी बॉल उठा रहा है 10 प्लस 15 25C2। इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा 10 इंटू 15
इंटू ये वैल्यू क्या आएगी 25 इंटू 24 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 आएगा, ये 2 ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। तो ऑन सॉल्विंग दिस 5 3 ज़ा 15, 5 इज़ 25, ये हो जाएगा 2, ये वैल्यू हो जाएगी 12, इसको कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 6, एंड इस 3 से 6 को कैंसिल करोगे तो ये अगेन हो जाएगा 2। सो 1/2 जो है वो इसके अंदर राइट आंसर होगा। ओके, फिर आपको दे रखा है ए बी एंड सी वर्क टुगेदर फॉर इतने डेज, देन ए इज 33.33% मोर एफिशिएंट देन सी, सी एंड बी कैन टुगेदर कंप्लीट द जॉब इन इतने डेज, एंड यू हैव टू फाइंड आउट कि सी जो है वो कंप्लीट करता है जॉब कितने डेज में। दो चीज़ें यहाँ पे आपको दे रखी है, एक तो ए प्लस बी का टोटल डेटा, ए प्लस बी प्लस सी टोटल वर्क कितने डेज में कंप्लीट करता है, तो ये क्या होगा 470 इंटू 5 + 5, दैट इज ये हो जाएगा 240/47 डेज के अंदर। सिमिलरली बी प्लस सी जो है वो कंप्लीट कितने में करता है 72 + 8, दैट इज 80/9 डेज के अंदर। अगर इन दोनों का एलसीएम लो तो ये वैल्यू कितनी आती है 240। अब इसकी अगर एफिशिएंसी निकालो तो ये क्या होगा 240, कैसे निकालते हैं 240 डिवाइडेड बाय 240/47, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 47। सिमिलरली यहाँ पे एफिशिएंसी आ जाएगी 27। अब हमें क्या हुआ ए प्लस बी प्लस सी की टोटल एफिशिएंसी मिल गई जो कि है 47, बी प्लस सी की टोटल एफिशिएंसी मिल गई जो कि है 27, तो यहाँ से सी की एफिशिएंसी मिल जाएगी जो कि हो जाएगी 20, एंड यहाँ पे दे रखा है कि ए जो है वो 33.33% ज़्यादा एफिशिएंट है सी से, दैट इज़ अगर सी की एफिशिएंसी 20 है तो ए की एफिशिएंसी क्या होगी, तो 33.33 ज़्यादा मतलब 1/3 ज़्यादा एफिशिएंट है, तो ज़्यादा होना मोर मतलब क्या हो जाएगा 4/3, तो हम लोग क्या करेंगे 20 का 4 टाइम्स ऑफ 3, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये बन जाएगा 5 3 ज़ा ये 15 आ जाएगी, तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी। फाइंड द क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द सी टू कंप्लीट द जॉब, तो सी कितने डेज लेगा, सी ले लेगा टोटल वर्क दैट इज 250 बाय द एफिशिएंसी ऑफ सी दैट इज 20, सो ऑन सॉल्विंग दिस सी विल टेक 12 डेज, सो द राइट आंसर विल बी 12। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी दी हुई है एंड द एवरेज मंथली इनकम ऑफ बी एंड सी भी दी हुई है एंड दैट ऑफ द ए एंड सी भी दी हुई है, तो मंथली इनकम ऑफ ए कैलकुलेट करनी है, कैसे निकालेंगे पहले इसको क्लियर कर देते हैं। ऑलराइट, तो इस क्वेश्चन में हमको दो के टर्म्स में यहाँ पे एवरेज मेंशन है। सबसे पहले क्या दे रखा है कि एवरेज मंथली इनकम ए प्लस बी की इनकम दे रखी है 6050, तो इनका सम कितना आ जाएगा, क्योंकि एवरेज है ना तो a + b/2 होगा, दैट इज इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 12100, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे b + c की एवरेज इनकम दे रखी है जो कि है 6700, तो इनका सम कितना आ जाएगा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ ये वैल्यू बन जाएगी 134, एंड उसी तरह a + c का जो एवरेज है वो दे रखा है 7250, तो उसका अगर हम लोग सम कैलकुलेट करेंगे तो वो वैल्यू कितनी आ जाएगी 14500। ऑलराइट, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे निकालना है मंथली इनकम ऑफ ए, तो ए की इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सी, अगर हम लोग a + c + a + b करते हैं, ठीक है, एंड इस पूरे में से माइनस कर देते हैं अगर b + c को, तो ये क्या बनेगा, दिस विल बी व्हाट 2a + b + c माइनस ऑफ b माइनस ऑफ c, तो b एंड c कैंसिल हो जाएंगे तो सिंपली 2a की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, ये प्लस ये ऐड करना है, तो a + c का जो सम था वो था 14500 एंड दूसरा क्या था a + b का सम दैट इज वो था 12100, इन दोनों को ऐड करना है, ये आ जाएगा 26600, इसमें से माइनस करना है हमको b + c, वो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13400, तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये वैल्यू आएगी हमारी 13200, बट रिमेंबर ये वैल्यू 2a की है एंड हमको a की वैल्यू निकालनी है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 13200 डिवाइड बाई 2, सो दिस विल बी 6600। सो यही पूछा था व्हाट इज द मंथली इनकम ऑफ a, सो a की मंथली इनकम होगी 6600। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ द p एंड q, रिमेंबर p is to q का रेशियो दे रखा है 3:5। नेक्स्ट दे रखा है द एज ऑफ s and t टुगेदर, जो s and t की एज टुगेदर है इज 20 ईयर मोर देन थ्राइस द एज ऑफ r, r की एज में 3 टाइम करके उसमें 20 ऐड कर दो तो वो जो एज आएगी वो s and t के बराबर आएगी, ठीक है। फिर q's एज आफ्टर 8 ईयर दैट इज q + 8 करेंगे तो वो हो जाएगी 43। फिर क्या दे रखा है, थ्राइस द एज ऑफ q इज इक्वल टू 7 टाइम्स द एज ऑफ r, एंड नेक्स्ट दे रखा है r एंड द सम ऑफ एजेस ऑफ q r and s, q + r + s
यहाँ पे दे रखा है 95 ईयर। व्हाट इज द सम ऑफ एज ऑफ पी आफ्टर 11 ईयर्स एंड द टी बिफोर 9 ईयर्स, उनका सम निकालना है। तो सबसे पहले तो हमको यहाँ पे पी क्यू आर एस टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सबसे इजी इक्वेशन है ये, q प्लस 8 की वैल्यू है 43, तो यहाँ से q की वैल्यू आ जाएगी, q की क्या वैल्यू हो जाएगी 43 माइनस 8, q की यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी हमको 35 ईयर्स। ठीक है, अब q की वैल्यू आ गई है, इसको अगर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें, ठीक है, q आया है 35, सो q का रेशियो कितना है 5 अगर 35 के बराबर है तो 1 7 के बराबर होगा, तो 3 21 के बराबर होगा। तो यहाँ से हमको p की एज मिल गई, दैट इज 21 ईयर्स। ठीक है, ये q की एज मिल गई, फिर ये p की एज मिल गई। देन नेक्स्ट हमको दे रखा है कि एज ऑफ p आ गया, q आ गया, 3 टाइम्स जो q की एज है वो 7r के बराबर है, दैट इज 3 इंटू 35 डिवाइड बाई 7 करेंगे तो r की एज आ जाएगी, तो यहाँ से हमको r की एज भी मिल जाएगी, दैट इज 15। ठीक है, अब r की एज आ गई है हमारे पास, तो हम लोग t की एज निकाल सकते हैं। पहले s की एज निकालते हैं। s की एज क्या होगी, q प्लस r प्लस s की जो टोटल एज है वो है 95। ठीक है, यहाँ पे q है 35, r यहाँ पे है 15 प्लस s इज इक्वल्स टू 95। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 50, तो s क्या हो जाएगा 95 माइनस 50, s की एज यहाँ पे आ जाएगी 45। एंड अब इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देते हैं तो t की भी एज आ जाएगी, दैट इज 45 प्लस t इज इक्वल्स टू 3r, r कितना था 15, 3 टाइम्स ऑफ 15 प्लस 20, सो 45 प्लस t इज इक्वल्स टू, ये 45 प्लस 20 होगा, दैट इज 65, एंड यहाँ से t की एज आ जाएगी 20 ईयर्स। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट विल बी द सम ऑफ एज ऑफ p आफ्टर 11 ईयर्स। p था 21, आफ्टर 11 ईयर्स हो जाएगा 32, एंड द एज ऑफ t बिफोर 9 ईयर्स, अब भी t की एज है 20, बिफोर 9 ईयर्स ये क्या हो जाएगी 11, और हमको क्या करना है, इन दोनों का सम लेना है, तो ये कितना आ जाएगा 43। सो जो b है वो इसके अंदर राइट आंसर है। सो सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन था, बस इसकी लेंथ पे नहीं जाना है, इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है। ऑलराइट, इसके बाद नेक्स्ट दे रखा है 2 आर्टिकल्स ए एंड बी विद द सेम मार्क प्राइस बट सोल्ड विद 15% एंड 12% डिस्काउंट रिस्पेक्टिवली। 2 आर्टिकल थे ए एंड बी, तो ये 15% पे एंड ये 12% के डिस्काउंट पे सोल्ड हुआ, एंड इस पे जो प्रॉफिट अर्न हुआ, ए पे 6.25% का प्रॉफिट अर्न हुआ एंड जो बी है उस पर 20% का प्रॉफिट अर्न हुआ है। ठीक है, सो क्या बताना है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल बी वॉज 160 लेस देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल ए। तो मार्क प्राइस बतानी है, कैसे करेंगे, पहले तो अगर ए पे 15% का डिस्काउंट लगा, मतलब कि क्या रहा होगा 85% इसका सेलिंग प्राइस रहा होगा, सो दिस विल बी व्हाट 85% ऑफ एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 17x/20। सिमिलरली इस पे 12% का डिस्काउंट लगा तो कितने में सोल्ड हुआ होगा 88%। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 22x/25 के बराबर आएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो कॉस्ट प्राइस ऑफ ए है उस पर प्रॉफिट मिला 6.25% का। कॉस्ट प्राइस ऑफ ए कितनी है 17x/20 पे प्रॉफिट मिला 6.25% का, दैट इज 100/106.25 ये आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 4x/5। सिमिलरली कॉस्ट प्राइस ऑफ बी क्या होगी, जो हमारी बी की कॉस्ट प्राइस आई थी, दैट इज 22x/25, इस पे प्रॉफिट मिल रहा है कितने का 20% का, दैट इज ये वैल्यू हो जाएगी 100/120। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना बनेगा, दिस विल बी 4, दिस विल बी 30, एंड इसको अगर और सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 11x/15, ये दो आएंगे। एंड हमको यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है 160, दैट इज 4x/5 माइनस ऑफ 11x/5 इज इक्वल्स टू 160। इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो x/15 की वैल्यू आ रही है 160, और वी कैन से दैट x की वैल्यू आ जाएगी 2400 रुपीज़। ठीक है, सो ऑप्शन सी जो है वो इसके अंदर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डेटा सफिशिएंसी में से, तो यहाँ पे आपको 2 स्टेटमेंट दिए जाएंगे एंड आपको बताना है कौन सा डेटा सफिशिएंट है क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे दिया है कि जो प्रिंसिपल है उसको सी व्हाट इज़ द रेट ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम, आपको R% निकालना है विच इज़ कंपाउंडेड एनुअली। सबसे पहले में प्रिंसिपल दिया है तो प्रिंसिपल से तो रेट नहीं निकल सकता, यानी कि 1 का तो मतलब नहीं है। अब सेकंड को देखो, जो कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न किया गया, इंटरेस्ट की वैल्यू दे दी है 1491, पर इससे भी रेट % की तो कहीं बात नहीं हुई है, तो ना सिर्फ 1 से होगा ना 2 से होगा, दोनों को कंबाइन करेंगे तो भी ये सॉल्व नहीं होगा। दैट इज इस केस के अंदर राइट आंसर होगा द डेटा इन द बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन।
फिर नेक्स्ट दे रखा है दैट अ शॉपकीपर मार्क एन आर्टिकल एट समवेयर हायर देन द कॉस्ट प्राइस एंड फिर उस पर डिस्काउंट देता है। तो कॉस्ट प्राइस निकालनी है आर्टिकल की। फर्स्ट स्टेटमेंट में दे रखा है कि शॉपकीपर मार्क द आर्टिकल एट 40% अबाउट द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सबसे पहले मान लो कुछ एक कॉस्ट प्राइस थी, उससे 40% ऊपर उसने मार्क करी, तो ये कितनी हो जाएगी 1.4 ऑफ x हो जाएगी। फिर उस पर उसने 20% का डिस्काउंट दिया, मतलब कि कितने में सोल्ड किया होगा 0.8 में, तो ये कुछ एक वैल्यू आएगी कॉस्ट प्राइस की। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी उसमें उसको 156 का प्रॉफिट होगा। तो हम क्या करेंगे, दिस 1.12x माइनस ऑफ x इज इक्वल्स टू 156, यहाँ से हमको कॉस्ट प्राइस की वैल्यू मिल जाएगी। सी, आपको डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन में वैल्यू निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, मतलब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से 1300 कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आएगी, बट आपको ये नहीं निकालना है, हमको सिर्फ कॉस्ट प्राइस मिल रही है ना, तो दैट इज़ ये स्टेटमेंट सफिशिएंट है। अब स्टेटमेंट 2 को चेक करते हैं, उसके अंदर क्या दिया है, शॉपकीपर मार्क द आर्टिकल एट ₹520 अबाउट द कॉस्ट प्राइस, दैट इज कुछ एक कॉस्ट प्राइस थी, उस पर 520 उसने ऊपर लगाए एंड उसको 20% डिस्काउंट पे बेचा। ठीक है, 20% डिस्काउंट मतलब 0.8 ऑफ दिस x प्लस 520 पे उसको बेचा होगा। तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी x की सेम वैल्यू आएगी, पर आपको ये वैल्यू नहीं निकालनी है। ठीक है, हमें सिर्फ ये देखना है कि इससे भी हमको CP मिल रहा है एंड इससे भी हमको CP मिल रहा है, दैट इज इसका आंसर होगा data in either of the statement is sufficient to answer the question alone. In a school, what percentage of student plays cricket if each student plays exactly one of the 3 sport? तो क्रिकेट कितने लोग खेलते हैं, अगर ईच स्टूडेंट प्लेज या तो फुटबॉल या क्रिकेट या हॉकी, तो हमें ये बताना है कि क्रिकेट कितने लोग खेलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या दे रखा है कि हॉकी इज टू क्रिकेट का रेशियो दे रखा है, वो है 4:5, तो इससे हमें नहीं पता चल रहा है। ठीक है, सेकंड को देखते हैं, आउट ऑफ द टोटल स्टूडेंट इन द स्कूल ओनली 19% ऑफ दैट प्ले फुटबॉल। तो मान लो टोटल थे 100% स्टूडेंट, उसमें से 19% ऐसे हैं जो कि फुटबॉल खेलते हैं, तो मतलब 81% ऐसे होंगे जो क्रिकेट एंड हॉकी खेलते हैं, पर सिर्फ 2 से नहीं पता चल रहा है। लेकिन अब अगर हम लोग 1 और 2 को कंबाइन कर ले, दैट दिस 9x इज इक्वल्स टू 81, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि क्रिकेट कितने खेल रहे हैं। तो इस केस के अंदर राइट आंसर क्या होगा, दैट डेटा इन बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट अ सर्टेन कंपनी हैज ओनली 2 टाइप ऑफ एम्प्लॉय, एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉय है एंड नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉय है। कंपनी $125 पे करती है एग्जीक्यूटिव को एंड $75 पे करती है नॉन एग्जीक्यूटिव को। अगर उनके पास 100 एम्प्लॉय है जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव है, तो हमें ये बताना है हाउ मेनी एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो कि एग्जीक्यूटिव है। सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है कि कंपनी के पास टोटल 120 एम्प्लॉय है। अब देखो यहाँ से तो क्लियर ही हो गया, अगर टोटल कंपनी के पास 120 एम्प्लॉय है एंड उसमें से अगर 100 ये नॉन एग्जीक्यूटिव है, सो ऑब्वियसली 20 ऐसे होंगे जो एग्जीक्यूटिव होंगे। नॉन एग्जीक्यूटिव को $75 पे किया जाता है एंड एग्जीक्यूटिव को $125, तो इससे हमें मिल जाएगा आंसर। स्टेटमेंट 2 चेक करते हैं, द टोटल अमाउंट दैट द कंपनी पेड इन दिस बोनस वॉज $10,000। सो जो टोटल अमाउंट कंपनी पे कर रही है वो है $10,000, तो जो $75 है वो पे कर रही है नॉन एग्जीक्यूटिव को, प्लस ये जो $125 है ये एग्जीक्यूटिव को पे कर रही है एंड टोटल यहाँ पे दे दिया $10,000। दैट इज़ अगर हम इससे भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी हमको ई की वैल्यू मिल जाएगी। मेक श्योर कि आपको वो ई की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी है, बस मिल जाएगी। क्या हमको एग्जीक्यूटिव मिल रहे हैं, तो यस हमको एग्जीक्यूटिव मिल रहा है, दैट इज स्टेटमेंट 2 भी सही है। सो इस केस में राइट आंसर होगा दैट ईच द स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द गिवन क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रॉफिट अर्नड ऑन सेलिंग द फोन इफ ईच फोन इज सोल्ड एट 30,000। हर एक फ़ोन अगर 30,000 पे सोल्ड किया गया है तो प्रॉफिट कितना अर्न होगा। सबसे पहले दे रखा है कि द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 फोन इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 7 फोन। द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 फोन इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 7 फोन। यहाँ से अगर हम लोग कॉस्ट प्राइस निकाले तो वो क्या आएगा 5/SP/7, या फिर अगर हम लोग SP की वैल्यू निकाले तो देखो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट कब होगा जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम लोग सेलिंग प्राइस निकालें, प्रॉफिट को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस की क्या वैल्यू है 5SP/7 अपॉन अगेन कॉस्ट प्राइस है तो उसकी क्या वैल्यू है 5SP/7। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमको प्रॉफिट मिल जाएगा जो कि आएगा 2SP/7 का, और सेलिंग प्राइस है कितनी 30,000, वो हमको दे रखी है 2 × 30,000/7। इसको सॉल्व करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। हमसे सिर्फ यही पूछा है कि प्रॉफिट कितना होगा, तो इससे हमको पता चल रहा है। सेकंड इक्वेशन क्या दे रखी है कि 45% ऑफ प्रॉफिट इज अर्न बाय सेलिंग द फोन।
अगेन प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अब अगर 45% प्रॉफिट अर्न हुआ है बाय सेलिंग द फ़ोन, एंड फ़ोन कितने में सेल्ड आउट हुआ, 30,000 में, ठीक है, तो 30,000 माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी हमको कॉस्ट प्राइस मिल जाएगी, जो भी कॉस्ट प्राइस आएगी उसको अगर हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमको प्रॉफिट मिल जाएगा। दैट इज हमें फर्स्ट से भी प्रॉफिट मिल रहा है एंड सेकंड से भी प्रॉफिट मिल रहा है, तो इस केस में आंसर होगा आइदर 1 अलोन एंड 2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो डेटा सफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस है उसके अंदर सिर्फ आपको मेथड देखना है कि आता है या नहीं आंसर, जो एग्जैक्ट या जो फाइनल वैल्यू है वो आपको कैलकुलेट नहीं करनी है। ऑलराइट, सो इसके अंदर आंसर होगा सी आइदर। सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम द मैथ सेक्शन। नाउ द नेक्स्ट इज इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन। अगेन इसके अंदर 30 क्वेश्चंस होते हैं 30 मार्क्स के लिए, एंड जो टाइम ड्यूरेशन है वो 20 मिनट का रहता है, ठीक है। तो अगर हम इंग्लिश का पेपर देखें तो इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो बेस्ड था 4 स्टेटमेंट आर गिवन, देयर मे बी सम एरर इन द गिवन स्टेटमेंट, द करेक्ट स्टेटमेंट इज योर आंसर। रिमेंबर, कभी यहाँ पे आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछते हैं, कभी आपको करेक्ट स्टेटमेंट पूछते हैं, तो डायरेक्शंस को बहुत ध्यान से पढ़ना कि आपसे एग्जामिनर पूछ क्या रहा है, ठीक है। आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा। सो करेक्ट स्टेटमेंट इज योर आंसर, मार्क ई एज योर आंसर अकॉर्डिंगली, ठीक है। अगर सारे करेक्ट है तो आपका आंसर हो जाएगा ई, ऑल आर करेक्ट। नाउ यहाँ पे देखो करेक्ट आपको बताना है कि कौन सा होगा। सबसे पहले दे रखा है ऑन 6 weeks ऑफ बर्थ infants born to HIV infected mothers are subjected to the first test which is positive and is repeated immediately, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे जो सबसे पहला प्रेपोजिशन है ऑन वही गलत किया है। एट 6 weeks ऑफ बर्थ होता है जब 6 weeks हो जाते हैं बर्थ के, ठीक है। तो यहाँ पे पहली बात तो प्रेपोजिशन ऑन नहीं आएगा, एट आएगा, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। उसके बाद सेकंड देखो, आफ्टर 6 weeks ऑफ बर्थ द इन्फेंट्स बॉर्न टू द HIV इन्फेक्टेड मदर्स आर सब्जेक्टेड टू द फर्स्ट टेस्ट विच इज पॉजिटिव इज रिपीटेड इमीडिएटली, ये एकदम सही है। सी चेक कर लो, इन्फेंट्स बॉर्न टू द HIV इन्फेक्टेड मदर्स आर सब्जेक्ट्स नहीं होगा, आर सब्जेक्टेड टू द। देखो सब जगह क्या लिखा है, दे आर सब्जेक्टेड टू द। कोई भी चीज़ अगर टेस्ट के लिए जा रही है तो यहाँ पे सब्जेक्टेड यूज होगा, सब्जेक्ट्स नहीं आएगा, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ सब्जेक्ट्स हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, दे आर सब्जेक्टेड टू द, ठीक है, क्योंकि पैसिव फॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा, तो सी भी रॉन्ग है। इसके बाद नेक्स्ट है एट 6 weeks ऑफ बर्थ इन्फेंट्स आर सब्जेक्टेड टू द फर्स्ट टेस्ट हु आर बॉर्न टू द HIV इन्फेक्शन मदर नहीं होगा, ठीक है, नाउन यूज नहीं। यहाँ पे क्या करना है हमको, HIV इन्फेक्शन, ये नाउन ले लिया है बट हमको ये नहीं लेना है, इसकी जगह एक्चुअली वर्ब आएगा कि द फर्स्ट टेस्ट हु आर बॉर्न टू HIV इन्फेक्टेड मदर होगा, तो डी भी कैंसिल होगा, तो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। रिमेंबर, जब भी आपको इस तरह के करेक्ट ऑप्शन वाले बोले जाए तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है कि वो कैप का मिस्टेक है या नहीं, ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज़ होती है कि वो ग्रामेटिकली मतलब साउंड करने में वो सही है या रॉन्ग है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आपको चेक करनी होती है कि उसके अंदर जो पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज़ हो रहे हैं वो सही है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्रेपोजिशन की गलती थी, यहाँ पे नाउन एंड वर्ब का मिस्टेक था, तो ये सारी चीज़ें इन क्वेश्चंस के अंदर टेस्ट होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सी, यहाँ पे क्या पूछा है, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज योर आंसर। ऑलवेज रिमेंबर, आपको कुछ भी पूछ सकते हैं, कभी आपको करेक्ट वाला बताना है, कभी आपको इनकरेक्ट वाला बताना है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि 4 करेक्ट होंगे और कोई एक इनकरेक्ट होगा, सो जो इनकरेक्ट होगा वो आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे दिया है owing to the involvement in illegal extraction and the transportation of the sand from the Vetrena riverbed in Palghar, 100 people were booked and 43 trucks were seized by the police, ठीक है, ये तो ठीक लग रहा है। उसके बाद नेक्स्ट दिया गया है the police booked 100 people and seized the 43 trucks because they were involved in the illegal transaction and the transportation of the sand from the Vetrana riverbed in Palghar, ये भी ठीक है। booking 100 people and seizing 43 trucks, the police were involved in the illegal extraction. Now see, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक ग्रामेटिकल मिस्टेक है, या फिर आप कह सकते हो कि इसका जो सेंस ऑफ सेंटेंस है वही रॉन्ग है, ठीक है। सेंस ऑफ सेंटेंस जो है वही रॉन्ग हो गया, बिकॉज यहाँ पे क्या क्वेश्चन दे दिया गया, पुलिस वर इन्वॉल्व इन द इलीगल एक्सट्रैक्शन। पुलिस तो एक्चुअली हटा रही थी, ठीक है, तो यहाँ पे पुलिस को ही इन्वॉल्व कर दिया, तो उस केस के अंदर इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, एंड आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही बताना था। ओके, नेक्स्ट क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मलाड पुलिस, क्या बताना है, इनकरेक्ट वाला बताना है, ठीक है। द मलाड पुलिस इज लुकिंग फॉर अ मैन who dubbed a housing society for rupees 30 lakh between 2014 and 17 when he was employed there as a manager, ये सही है। A man who was looking for the Malad police dubbed a housing, ठीक है। A man who was looking
इसके अंदर आपको क्या दिया है, अ मैन हु वाज लुकिंग फॉर द मलाड पुलिस। अब क्या पर्सन पुलिस के लिए देख रहा था? नहीं, द पुलिस वॉज लुकिंग फॉर द मैन। तो ये यहीं पे गलत हो गया, ठीक है। बाकी सब पढ़ने की भी जरूरत नहीं है बिकॉज इसका सेंस ही रॉन्ग हो गया। तो इस केस के अंदर इनकरेक्ट कौन सा हुआ? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्या है, अगेन आपको इसके अंदर क्या बताना है, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विल बी योर आंसर। ओके, सो यहाँ पे क्या दिया है, इनफैक्ट इवन द सुप्रीम कोर्ट हैज टेकन द स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन टू द मैनर इन विच द पुलिस डेल्ट विद द केस। जिस मैनर में पुलिस ने केस लड़ा तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उसका स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन दिखाया, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट हैड टेकन द स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन indeed to the manner in which the police dealt with the case, a strong exception has been taken even by the Supreme Court। ये ठीक है, ये भी ठीक है। In reality, the Supreme Court has also taken the strong exception to the manner in which the police dealt with the case. Because the Supreme Court has taken the strong exception to the manner even the police dealt with the case. See, इसका सेंस ही रॉन्ग हो गया कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक्सेप्शन दिखाया एंड उसके बाद पुलिस ने केस डील किया। दिस इज रॉन्ग। पहले पुलिस ने कुछ केस को डील किया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक्सेप्शन दिखाया। तो इस केस के अंदर जो रॉन्ग है वो ऑप्शन डी है एंड हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही बताना था, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है देयर मे बी सम एरर एंड जो करेक्ट स्टेटमेंट होगा वो आपका राइट आंसर होगा। तो कभी आपसे करेक्ट पूछ सकते हैं, कभी आपसे इनकरेक्ट पूछ सकते हैं। मेक श्योर कि इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बनी रहे। ओके, Luck finally ran out for a gang of 5 that posed as an income tax officer and targeted the homes with an unaccounted cash and jewelry when they conducted the raids at the Santa Cruz businessman flat and a resident in Kashmira, ठीक है, तो ये तो राइट है। Decide they conducted the raid at the Santa Cruz businessman flat and resident in a Kashmira. Luck finally ran over a gang of 5 person that posed as an income tax officer and targeted the homes with an unaccounted cash and delivery. तो अनअकाउंटेड कैश एंड ज्वेलरी, बट पहले उनका लक फेवर किया तभी वो लोग लूट पाए, तो ये लाइन पहले नहीं आएगी। दिस विल बिकम रॉन्ग, ठीक है। पहले लक फेवरेबल था कि वो उस दिन जो इनकम टैक्स ऑफिसर बन के गए थे एंड जो उनका टारगेट था वो अचीव किया, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। लक फाइनली रैन अवे, ठीक है। नाउ सी, ये सारे फ्रेजल वर्ब्स होते हैं। रैन आउट मतलब रैन अवे, ये आपको रैन इनटू ये पता होना चाहिए। नाउ जब रैन आउट की बात हो रही है तो ये इसमें परफेक्ट है कि मतलब लक जो है वो फाइनली उनको फेवर किया, तो रैन अवे नहीं होगा, रैन इनटू नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन सी भी रॉन्ग हो जाएगा, डी भी रॉन्ग होगा। इस केस में राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। सो अगर आपको फ्रेजल वर्ब्स नहीं पता है तो इस वाले क्वेश्चन में आप रिस्क मत लो, इसको आप स्किप कर सकते हो। ओके, जस्ट दिस वन क्वेश्चन, ऑलराइट। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, तो इसको पढ़ो एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। सो आरसी के लिए मैंने एक बार बताया है कि जस्ट आप क्या करेंगे, एक बार क्वेश्चंस को ब्रीफली देख लो कि क्या पूछ रहा है। इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो पूरा आरसी पढ़ना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड, कंक्लूजन बताना है, अगेन आरसी पढ़ना पड़ेगा। फिर अ प्रैक्टिस कैन नॉट कंटिन्यू इनडेफिनाइटली, ये इसका मीनिंग बताना है। विच बेस्ट डिस्क्राइब द ऑथर व्यू, एंड आपको वर्ड्स के मीनिंग बताने हैं। सो इन शॉर्ट आपको पूरा आरसी बहुत अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। रीड द गिवन इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। सर्टेन वर्ड्स जो है उनका मीनिंग आपको बताना है, यहाँ से आपका आरसी स्टार्ट होता है। एग्रीकल्चर इंप्रूवमेंट्स हैव यील्डेड ट्रिमेंडस रिजल्ट, डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ अंडर नरिश पीपल बाय 167 मिलियन इन लास्ट 10 years अलोन। तो जो एग्रीकल्चर है वो काफ़ी अच्छा यील्ड करने लगा है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट दिखाने लगा है, जिसके कारण जो अंडर नरिश लोग थे, जिनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा था, जिनको माल न्यूट्रिशन था, ठीक है, तो वो अब उसकी जो संख्या है वो काफ़ी कम हो गई। 167 मिलियन इनफैक्ट जो अंडर नरिश पीपल थे वो लास्ट 10 years में रिकवर होने लगे। However, these improvements have often made by increasing the amount of land under cultivation। पर इसको करने के लिए जो लैंड अंडर कल्टिवेशन थी उसको यूज़ करने लगे। सो अ प्रैक्टिस दैट कैन नॉट कंटिन्यू इनडिफिनाइटली, बट जो लैंड जिसको यूज़ कर करके ये एग्रीकल्चर को इम्प्रूव किया जा रहा है, ये हमेशा नहीं कर सकते। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, तो ये आप हमेशा नहीं कर सकते। सो एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन हैज़ ऑल्सो कम एट अ प्राइस। सॉइल इरोशन होता है उसके कारण डिफॉरेस्ट्रेशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, कंपाउंडेड बाय द हायर एंड द मोर वॉलेटाइल ग्लोबल टेम्परेचर। सो दे हैव ऑलरेडी बिगन टू रिड्यूस द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। For this reason, mercy crops work to ensure the agrosystem around the world are economically productive,
न्यूट्रिशनली डाइवर्स एंड एफिशिएंट बोथ टुडे एंड इन फ्यूचर। तो इन सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन लाने के लिए मतलब हम लोग चाहते हैं कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन अच्छा बना रहे, यील्डिंग होती रहे, बट एट द सेम टाइम हम ये भी चाहते हैं कि उसके कारण इरोशन नहीं हो, डिफॉरेस्टेशन नहीं हो। सो इन सबको इंप्रूव करने के लिए क्या हुआ, मर्सी क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। सो मर्सी क्रॉप्स वर्क टू इंश्योर, एक ऐसा एग्रो सिस्टम इंश्योर करता है जहाँ पे प्रोडक्टिविटी भी होती रहेगी, न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बनी रहेगी एंड वो एफिशिएंट भी रहेगा। दे हेल्प द स्मॉल होल्डर फार्मर्स, वो फार्मर्स जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम की लैंड है, एंड द pastoralists टू डेवलप देयर प्रोडक्शन कैपेसिटी सो दैट दे कैन इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी एंड डिक्रीज द वेदर एनवायरमेंटल शॉक्स एंड द स्ट्रेसेस। They also focus on improving the agricultural related product and the services by working with the trader, input supplier, processor and the government bodies. And their holistic approach extend further to improve the nutrition of the people who consume the agricultural product. This might mean increasing the crop nutritional value by improving how the crops are harvested, how they are stored and how they are transported. They also work with the families to help to diversify the crops they grow and educating the communities about the benefit and the condition of the good nutrition. तो education से भी ये लोग help करेंगे. Now the world's 450 million small farms, ठीक है, 2 hectare और less, ये बात थी 1 hectare of land की बात. Now the world 450 million of land farm जिनके पास 2 hectare या उससे कम की ज़मीन है are home to about 2 billion people. तो maximum जो population है वो इसी में lie करती है. Many of whom are among the poorest of the earth. In the countries where mercy crop works, agriculture provides the main source of household income and it is the primary means of the food security for 57% of the population. These people face incredible obstacles, पर इनको बहुत सारी तकलीफ आती है क्योंकि prices for food बढ़ती जाती है, seed and other supplies, outdated technology, unfavorable or the limited access to the market and the financial services, पुअर सॉइल, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, ये सब इनकी प्रॉब्लम रहती है. However, with the right investment and the development assistance, these small farmers hold the potential not only to improve their life but also to contribute to a safer, healthier and more secure food and the agriculture system for everyone. ठीक है, तो आपको इतना स्लो नहीं पढ़ना है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया है. अदरवाइज आपको एक क्विक रीड देना है, काफ़ी डिफिकल्ट नहीं था, ईजी सा एक आरसी दिया गया था जो कि एग्रीकल्चर पे बेस्ड था. डिफ़िकल्ट आरसीज जनरली वो होते हैं जो कि फिनेंशियल पे या फिर आप बोल सकते हो स्टॉक मार्केट पे बेस्ड होते हैं या जो जीडीपी या इकोनॉमी पे बेस्ड होते हैं, बिकॉज उसके अंदर काफ़ी सारी न्यू टर्म्स यूज़ होती है. जनरली जो आरसी आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो करंट अफेयर रिलेटेड होता है. तो मेक श्योर कि करंट अफेयर ऑल्दो आपके प्रिलिमिनरी का पार्ट नहीं है, बट जब से आप प्री की तैयारी कर रहे हैं तब से आपका करंट अफेयर स्ट्रॉन्ग बना रहे. अगर आप पूरा नहीं पढ़ पा रहे तो एटलीस्ट न्यूज़पेपर का सिर्फ एक एडिटोरियल, 1 एडिटोरियल इन 1 न्यूज़पेपर एवरी डे पढ़ें. ओके, सो दिस वाज अबाउट आरसी. नाउ इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो हम उसको देख लेते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? Agriculture improvement have often been made by increasing the amount of land under cultivation. क्या ये ट्रू है कि जितनी भी लैंड अंडर कल्टिवेशन है उसको इंक्रीज करके एग्रीकल्चरल इंप्रूवमेंट किए गए? ऑफ कोर्स ये ट्रू है बिकॉज ये हमको फर्स्ट ही स्टेटमेंट में दिया गया था, तो ऑप्शन 1 राइट होगा. हमें इनकरेक्ट वाला बताना है कौन सा होगा. सेकंड है, वर्ल्ड 150 मिलियन स्मॉल फार्म जिनके पास 2 हेक्टेयर या लेस की लैंड है, तो वो 150 नहीं है, वो 450 है. ठीक है, तो यही बेनिफिट होता है जब आप आरसी अच्छे से पढ़ते हो, आपको वैल्यूज तक याद हो जाती है. ठीक है, तो ये वाला इनकरेक्ट होगा. नेक्स्ट है, एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन हैज ऑल्सो कम एट अ प्राइस ऑफ अ सॉइल इरोशन, डिफॉरेस्टेशन एंड वाटर पोल्यूशन कंपाउंडेड बाय द हायर एंड द मोर वॉलेटाइल global temperature that have not begun to reduce agricultural productivity, but they have begun to reduce, not नहीं आएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा. तो हमें इसके अंदर इनकरेक्ट बताने थे, तो सेकंड एंड थर्ड दोनों इनकरेक्ट है, तो सी जो है वो इसका राइट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी इन्फर्ड? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो इसका राइट आंसर होगा? इन्फर्ड मतलब इसका कंक्लूजन बताना है. मर्सी क्रॉप्स आर द कॉज बिहाइंड द सोरिंग प्राइस ऑफ फूड, सीड एंड दी अदर सप्लाईज. नहीं, मर्सी क्रॉप्स इन सब के लिए नहीं है, ये गलत है. मर्सी क्रॉप्स वर्क विद द ट्रेडर, इनपुट सप्लायर, प्रोसेसर एंड द गवर्नमेंट बॉडी टू फोकस ऑन इंप्रूविंग द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. ये सही है. सो विद द राइट इन्वेस्टमेंट एंड द डेवलपमेंट असिस्टेंट फार्मर वोंट बी एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट एंड लूज देयर एफिशिएंसी. नहीं, ये गलत है. सो सिर्फ जो ऑप्शन बी है वो राइट है, तो इस केस में करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, what practice does the author refer to when he or she says a practice that cannot continue indefinitely? इसका क्या मतलब होता है कि एक प्रैक्टिस ऐसी जो indefinitely नहीं चल सकती, इसका क्या मतलब होता है? So the practice of applying technology for increase the farm produce. नहीं.
द प्रैक्टिस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोशन नहीं, द प्रैक्टिस ऑफ इंक्रीजिंग द एग्रीकल्चरल लैंड, बिकॉज यहाँ पे हमको दिया गया है कि लैंड अंडर कल्टिवेशन है, उसको यूज करके कर रहे हैं, पर ये इंडेफिनेटली नहीं चल सकती है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द ऑथर व्यू, इनमें से कौन सा ऐसा है जो ऑथर के व्यू को बेस्ट डिस्क्राइब करता है। सो रिमेंबर यहाँ पे आपको ऑथर के व्यू, जो ऑथर ने पैसेज में बोला है उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। आपको क्या बेस्ट लगता है उससे किसी को नहीं पड़ी है। ओके, सो सबसे पहले है इट हैज सिग्निफिकेंटली ब्रॉट डाउन द नंबर ऑफ अंडर नरिश्ड इन द पास्ट डेकेड, ये ट्रू है बिकॉज जो भी कुछ एग्रीकल्चरल सेक्टर में हुआ वो सब ऑथर ने बताया। इट हैज़ अलाउड द फार्मर टू हैव मोर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान फॉर देयर फैमिली वेलफेयर, फार्मर्स की फैमिली की अभी तक बात नहीं हुई है। इट हैज़ एलिविएटेड द पॉवर्टी एंड द हंगर अलॉन्ग विद द प्रॉमिसिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द होल सोसाइटी, हंगर पॉवर्टी की कहीं बात नहीं है। इट हैज़ ट्रेन्ड मेनी ऑफ द फार्मर्स टू बी इंडिपेंडेंट एंड प्रोड्यूस मोर विदाउट अप्लाइंग द लेटेस्ट, नहीं, बिना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के काम नहीं हो सकता है। सो इसके अंदर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मोस्ट सिमिलर टू द वर्ड ट्रिमेंडस, ठीक है, ट्रिमेंडस का मतलब होता है समथिंग विच इज बिग, समथिंग विच इज ह्यूज, हैप्पी टू सेलिब्रेट, लार्ज हम बोल सकते हैं, ठीक है, वो सब ट्रिमेंडस होता है। सो ट्रिवियल एक वर्ड दिया गया है, ट्रिवियल का मतलब होता है इट इज कंसर्न ओनली विद द प्रिटी थिंग्स, ठीक है, सो ट्रिवियल नहीं हो सकता है, एक्सपेक्टेड नहीं हो सकता है। देन कन्वेंशनल दिया गया है, कन्वेंशनल तो मतलब एक अप्रोच होती है जो बिलीव की जाती है, कन्वेंशनल एक बिलीफ होता है, वो नहीं हो सकता है, कस्टमरी नहीं हो सकता है। ट्रिमेंडस का मतलब होता है जाइजेंटिक, जाइजेंटिक का भी मतलब होता है समथिंग विच इज ऑफ ग्रेट साइज या लार्ज एक्सटेंट या ह्यूज हम कह सकते हैं, ठीक है। सो सिमिलर बताना था तो बी इज द राइट आंसर। उसके बाद है ऑपोजिट बताना है सोरिंग का, सोरिंग मतलब होता है हाई, ठीक है, इंक्रीज होना, सोरिंग जैसे टेम्परेचर इज सोरिंग हाई हम लोग बोलते हैं, बहुत गर्मी होना, ठीक है, सोरिंग का मतलब होता है हाई या फिर इंक्रीज होना या राइज करना, वो सब सोरिंग होता है। तो क्लाइंबिंग नहीं होगा, ठीक है, हमको ऑपोजिट बताना है, तो क्लाइंबिंग अगेन राइज करना ही होता है, तो ये नहीं होगा। स्टीप मतलब अगेन एक तरह का स्टीप होता है, ठीक है, सो क्लाइंबिंग नहीं होगा, स्टीप नहीं होगा। टावरिंग अगेन ऊपर जाने की ही बात हो रही है, एरियल मतलब भी इंक्रीज ही होता है, सिर्फ डिक्लाइनिंग ऐसा है जिसका मतलब होता है रिड्यूस होना। सो इसका ऑपोजिट होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डिक्लाइनिंग। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द क्वेश्चन गिवन बिलो वर्ड्स आर प्रिंटेड इन बोल्ड 1 2 3 4 एंड इनमें से आपको बताना है कि किसी दो वर्ड्स की पोजीशन जो है वो इनकरेक्टली प्लेस की गई है। यू हैव टू फाइंड आउट द एक्सचेंज राइट पोजीशन, फाइंड द टू वर्ड्स दैट नीड टू बी एक्सचेंज। इन केस अगर कोई गलती नहीं है तो ई, दैट इज नो करेक्शन रिक्वायर्ड, इसके अंदर राइट आंसर होगा। ओके, सो सी सबसे पहले क्या दिया गया है, यहाँ से क्वेश्चन है शर्मा हैज एक्सप्रेस्ड प्रमोशन, कोई प्रमोशन कैसे एक्सप्रेस कर सकता है, ठीक है, तो ऑब्वियसली पता चल रहा है यहीं पे गलती है। शर्मा हैज एक्सप्रेस, नॉमिनेटेड भी नहीं कर सकता है, सपोर्ट एक्सप्रेस कर सकता है, ठीक है। सो 1 and 3 को एक्सचेंज करके देख लेते हैं। शर्मा हैज एक्सप्रेस द सपोर्ट फॉर मोदी इन द पास्ट एंड वॉज वन ऑफ द नॉमिनेटेड बाय मोदी फॉर द प्रमोशन ऑफ द स्वच्छ भारत, ठीक है, तो 1 and 3 को एक्सचेंज करने से ये राइट बन रहा है, तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, जहाँ पे दिया गया है दैट पाकिस्तान हाई कमिश्नर टू इंडिया अब्दुल बसित वॉज प्रोटेस्ट नहीं होगा बिकॉज वॉज प्रोटेस्ट ऑन September 21 एंड गिवन अ लेटर ऑफ समन्ड, हाँ वॉज समन्ड होगा, ठीक है। सी पाकिस्तान हाई कमिश्नर टू इंडिया अब्दुल बसित वॉज समन्ड ऑन September 21 एंड गिवन अ लेटर ऑफ प्रोटेस्ट, उनको एक लेटर ऑफ प्रोटेस्ट दिया गया जिसमें बात की गई डिटेलिंग द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द टेरर ग्रुप विच वॉज बेस्ड इन हिज कंट्री, तो उसकी जो सारी डिटेल्स है जो उनकी कंट्री में बेस्ड है वो सब बताई गई। तो 1 and 2 जो है उनको एक्सचेंज करने पे इसका ट्रू मीनिंग पता चलता है। नेक्स्ट इज हाजी अली दरगाह हैज अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट इंटरनल द बॉम्बे हाई कोर्ट विच हैज अलाउड द वुमेन इन द चैलेंजिंग पोर्शन ऑफ द दरगाह, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, हाजी अली दरगाह हैज अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट चैलेंजिंग दी बॉम्बे हाई कोर्ट, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट तक गई बिकॉज उन्होंने हाई कोर्ट को चैलेंज किया है। सो 4 एक्सचेंज होगा 2 के साथ। सो हाजी अली दरगाह हैज अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट चैलेंजिंग द बॉम्बे हाई कोर्ट विच हैज अलाउड द वुमेन इन द इंटरनल पोर्शन ऑफ द दरगाह, ताकि वुमेन्स भी इंटरनल पोर्शन में जा सके, ठीक है। सो 2 and 4 एक्सचेंज करने पे ये राइट होगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट दिया गया है द ऑर्डर केम ऑन द अपील्स फील्ड बाय द विकास एंड द विशाल अगेंस्ट द दिल्ली हाई कोर्ट विच हैज एनहेंस द लाइफ टर्म to 25 years in jail without destruction and an additional 5 years of remission of evidence in the case terming the Katara's murder as the honor killing, ठीक है, तो उस केस में
ये सज़ा सुनाई गई. सो दिस इज़ यहाँ तक सही है. दैट द ऑर्डर केम ऑन द अपील्स filed by the Vikas and the Vishal against the Delhi High Court, which has enhanced the lifetime to the 25 years of jail without destruction नहीं होगा, without remission. ठीक है, without remission and an additional 5 years for destruction of evidence. एविडेंस को भी मिटाने के लिए. तो इस केस में 3 and 4 जो है वो राइट आंसर होगा. ओके, इसके बाद नेक्स्ट है 86. तो यहाँ पे दिया गया है फॉर्ज एज इट मे बी ग्लोबली द अर्ज. नहीं, सी यहाँ पे आपको वर्ड्स क्या क्या यूज किए गए हैं. पहला वर्ड दिया गया है फॉर्ज. फॉर्ज का मतलब होता है टू क्रिएट समथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग, कुछ एक स्ट्रॉन्ग या कुछ एक एंड्योरिंग सा बनाना. ठीक है, अर्ज होता है एक तरह का रिक्वेस्ट. फिर आयरॉनिक होता है कि जैसे आयरॉनिकली बोला जाता है, ऑपोजिट मैनर में बोला जाता है. ठीक है, येट नॉट डाइवर्स फ्रॉम इट्स लोकल न्यूएंसेस, जो उनकी लोकल लैंग्वेज है, जो लोकल वर्ड्स है उससे. ठीक है, तो यहाँ पे आयरॉनिक एज इट मे बी. ठीक है, 1 3 के साथ एक्सचेंज होगा क्योंकि आयरॉनिक हो भी सकता है. तो आयरॉनिक एज इट मे बी ग्लोबली द अर्ज इज की जो कंटेम्प्रेरी आर्ट होता है इज टू फॉर्ज अ लैंग्वेज विच इज़ यूनिवर्सल. ठीक है, उसको क्रिएट करना, अ लैंग्वेज विच इज़ यूनिवर्सल येट इट इज़ नॉट डाइवर्स फ्रॉम इट्स लोकल न्यूएंसेस. तो इसके अंदर 1 and 3 जो है वो एक्सचेंज होंगे. ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन. इसके अंदर आपको 2 कॉलम दिए गए हैं. कॉलम 1 के अंदर 3 सेंटेंसेस है ABC एंड कॉलम 2 के अंदर अगेन 3 सेंटेंसेस है DEF. आपको राइट पेयर मैच करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसके अंदर राइट है. ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखो, द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट बिकॉज शी वॉज 16 अफेक्टेड द स्टूडेंट ओवरऑल मार्क्स. तो AE, द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट इफेक्टेड नहीं होगा, अफेक्टेड ए आता तो होता. ठीक है, तो AE नहीं बनेगा. मेक श्योर स्पेलिंग मिस्टेक है. ठीक है, तो आप ये नहीं यूज़ कर सकते हो. उसके बाद है शी हैज़ सफर्ड फ्रॉम डिप्रेशन बिकॉज शी वॉज 16. नहीं, ये कोई कारण नहीं होगा. शी अराइव्ड एन आवर लेट एज इज हर वांट. शी अराइव्ड एन आवर लेट बिकॉज शी वॉज 16 बिकॉज शी इफेक्टेड द स्टूडेंट. नहीं, शी अराइव्ड एन आवर लेट एज इज हर वांट, क्योंकि उसकी ज़रूरत थी तो वो उस हिसाब से लेट आई. तो जो ऑप्शन सी है वो इसके अंदर राइट आंसर होगा 87 का. ठीक है, बाकी कोई भी परफेक्टली मैच नहीं कर रहे हैं. इसके बाद नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 88, जहाँ पे मेंशन है फर्स्ट कॉलम के अंदर दैट द कंपनी सेल फिगर्स फॉर द फर्स्ट ब्रेक रैप. नहीं होगा. द कंपनी सेल फिगर्स फॉर द फर्स्ट, यहाँ पे क्या दिया गया है, फॉर द फर्स्ट 6 months ऑगर वेल फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर. ठीक है, ये बन सकता है. AE के साथ एक मैच बना सकता है. ये हम चेक कर सकते हैं दैट द कंपनीज सेल्स फिगर फॉर द फर्स्ट 6 months ऑगर वेल फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर. ये ठीक है. उसके बाद AE यहाँ पे है, एक ही ऑप्शन है AE, उसमें साथ में BD भी आ रहा है तो उसको भी चेक कर लेते हैं. टू इंश्योर दैट योर क्रॉकरी डजंट ब्रेक रैप इट ऑल इन अ बबल रैप. ये भी सही है. ठीक है, तो AE एंड BD दोनों ठीक है. ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा कि क्रॉकरी जो है वो टूट नहीं जाए, इसलिए उसको ब्रेक नहीं हो जाए, इसलिए उसको बबल रैप के अंदर पैक कर दो. ओके, इसके बाद 89 यहाँ पे दिया गया है. सी यहाँ पे है हिज राइटिंग इज ऑलमोस्ट एलिजिबल विथ बेटेड ब्रेथ. टू स्टार्ट कुछ नहीं होगा, A से रिलेटेड कुछ भी नहीं आएगा. नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कंस्ट्रक्शन इज एक्सपेक्टेड विथ बेटेड ब्रेथ. ऑलमोस्ट एलिजिबल नहीं, B से भी रिलेटेड, क्योंकि ये तो कॉलम ही मैच नहीं कर रहा है, कुछ बन ही नहीं रहा है. C चेक कर लेते हैं. आई वेटेड फॉर द रिजल्ट विथ बेटेड ब्रेथ. नेक्स्ट इज आई वेटेड फॉर द रिजल्ट्स विथ बेटेड ब्रेथ. ये एकदम सही है कि वो रिजल्ट का काफी लंबे टाइम से वेट कर रही थी. तो C and D, आई वेटेड फॉर द रिजल्ट विथ बेटेड ब्रेथ इज द राइट आंसर. ओके, उसके बाद नेक्स्ट दिया गया है 90. यहाँ पे है C, द होल इवनिंग फुल ऑफ मिसस्पेल्ड वर्ड. नहीं होगा. द होल इवनिंग म्यूजिक डिपार्टमेंट आर इन 2 separate बिल्डिंग. नहीं. द होल इवनिंग हैड एन अनरियल क्वालिटी टू इट. सो ये भी कुछ सेंस नहीं बना रहा है. नाउ द आर्ट डिपार्टमेंट एंड द म्यूजिक डिपार्टमेंट आर इन 2 separate बिल्डिंग. द आर्ट डिपार्टमेंट BE कहीं ऑप्शन ही नहीं है. ठीक है, तो ये भी नहीं बनेगा. फिर है दिस एसे इज फुल ऑफ मिसस्पेल्ड वर्ड. ये ठीक है. तो C and D एक पेयर बना रहे हैं, तो इसके अंदर भी राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन E. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91. यहाँ पे दे रखा है द कंपनी इज ऑफर्ड अ. यही गलती है. द कंपनी इज ऑफर्ड अ टू विन द टाइटल दिस सेशन. ये रॉन्ग हो जाएगा. A रॉन्ग ही है. ठीक है. उसके बाद है आर्सेनल इज अ शू इन टू विन द टाइटल दिस सेशन. ये दोनों ठीक है. BD.
और चेक कर लेते हैं, BD के साथ कोई पेयर नहीं है, सो ये राइट आंसर होगा दैट आर्सेनल इज अ शू इन टू विन द टाइटल दिस सेशन। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ वर्ड इज गिवन बाय द 3 स्टेटमेंट। आपको बताना है कि उस वर्ड का कौन से स्टेटमेंट में करेक्टली यूज किया गया है। ठीक है, ये आपको गेस करना है। सी यहाँ पे आपको एक वर्ड दिया है सेंचुरी, आपको बताना है किन स्टेटमेंट के अंदर सेंचुरी का राइट यूज किया गया है। सबसे पहले, मेकिंग अ सेंचुरी एंड प्रोपेलिंग हिज टीम टू विन वॉज अ फिटिंग रिप्लाई फ्रॉम द कैप्टन। तो सेंचुरी बनाना एंड अपनी टीम को जिताना, तो यहाँ पे सेंचुरी का राइट वर्ड यूज किया गया है, तो ये ठीक है 1। नेक्स्ट है, फॉलोइंग अ सेंचुरी ओल्ड ट्रेडिशन द हस्बैंड डिसाइडेड टू विजिट द हिल टॉप टेम्पल विद हिज वाइफ। तो एक बहुत पुरानी 100 साल पुरानी उनकी प्रथा है जहाँ पे उनको टेम्पल में जाना होता है, तो वो उसने फॉलो किया। यहाँ पे भी राइट यूज है। द सेंचुरी वॉज फिल्ड विथ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स, नहीं, तो यहाँ पे ये वाली सेंचुरी नहीं आएगी। ठीक है, उसके अंदर जो सेंचुरी यूज होती है वो हम ये वाली यूज करते हैं। ठीक है, सो ये सेंचुरी वाला वर्ड नहीं होगा, तो 3rd रॉन्ग हो जाएगा, 1 और 2 सही है। नेक्स्ट इज एड्रेस वर्ड का कहाँ पे सही यूज किया जा रहा है, द प्राइम मिनिस्टर कॉल्ड अ मीटिंग टू एड्रेस द फ्लड सिचुएशन, ये सही है। उसके बाद है, ऑल्दो द एड्रेस वॉज क्लियरली मेंशन्ड इन द मेल ही स्टिल हैड द प्रॉब्लम्स लोकेटिंग इट, ये भी सही है। देयर वर मेनी एड्रेसेस होगा, ठीक है, देयर वर मेनी एड्रेसेस इन द वर्ल्ड वर्थ विजिटिंग फॉर अ हनीमून, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, 1 और 2 दोनों ठीक होंगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेट का कहाँ पे सही यूज हो रहा है, हर डेट विथ हर क्लासमेट हैड बीन अनइवेंटफुल एंड ही हैडंट आस्क्ड आउट हर आउट सिंस, तो ये ठीक है, डेट यहाँ पे सही यूज हो रहा है, हम पार्टनर्स को बोलते हैं। ठीक है, फिर है, द पुअर किड डिडंट इवन हैव अ रियल बर्थडे ओनली ऑन एन आर्बिट्रियरली चूजन डेट, रियल बर्थडे नहीं थी, सिर्फ एक चूजन डेट पे हुई, यहाँ पे भी सही है डेट का यूज। उसके बाद है, द शर्ट में बी प्राइजली बट इट विल नेवर डेट, ठीक है, नेवर डेट का मतलब होता है कभी भी फेड नहीं होगा, तो इस केस के अंदर भी जो डेट वर्ड का यूज हुआ है वो एकदम अप्रोप्रिएट है, दैट इज वो भी एग्जैक्टली सही है, तो इस केस के अंदर ये भी राइट होगा, दैट इज ऑप्शन 1, 2, 3 ऑल आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, यहाँ पे राइट वर्ड को चेक करना है कहाँ पे सही है। ठीक है, तो सबसे पहले, राइट और रॉन्ग द डिसीजन हैज बीन मेड, यहाँ पे ठीक है। इंक्रीज इज ऑफन बर्न्ड इन देयर रिलीजियस राइट, ठीक है, इन देयर रिलीजियस, यहाँ पे ये वाला राइट नहीं आएगा और W वाला राइट आएगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। एंड ही हैड मेड अ राइट टर्न एट द लाइट, ये ठीक है, तो 1 और 3 वाला सही ऑप्शन होगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज, यहाँ पे आपको एक पैराजम्बल दे रखा है, उसको रीअरेंज करना है एंड आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कि इस केस के अंदर राइट अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा होगा। सो काफी डिफिकल्ट पैराजम्बल है बिकॉज 7 सेंटेंसेज इसके अंदर दे रखे हैं, जनरली 4 to 5 सेंटेंसेज होते हैं। ठीक है, तो इसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है, सेपरेटिंग फ्रॉम द रोसेटा मदर क्राफ्ट फिले मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट प्रोब टू कैरी आउट अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन अ कॉमेट। तो अपने जो लैंडर एंड रोवर की बात है यहाँ पे, तो उससे सेपरेट होने के बाद जो फाइले है उसने हिस्ट्री बनाई बाय बिकमिंग द फर्स्ट प्रोब टू कैरी आउट द सॉफ्ट लैंडिंग ऑन अ कॉमेट, तो ये स्टार्टिंग तो स्टेटमेंट नहीं हो सकता है। फिर है, आफ्टर अ टेंस 7 hours देयर वर हाई फाइव्स हग्स एंड हैंडशेक्स, यहाँ से शुरू हो सकता है। ठीक है, कि आफ्टर द 7 hours, जब से स्पेस में ये लॉन्च हुआ, तो आफ्टर द 7 hours देयर वर हाई फाइव्स, देयर वर हग्स एंड देयर वर हैंडशेक्स। ठीक है, हुआ क्या था, इसके बाद कंटिन्यूशन में हम लोग ए भी लिख सकते हैं, दैट सेपरेटिंग फ्रॉम द रोसेटा मदर जो क्राफ्ट है, फाइले मेड द हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट प्रोब टू कैरी आउट द सॉफ्ट लैंडिंग ऑन अ कॉमेट। उसके बाद दे रखा है, द प्रोब अपीयर टू हैव कम टू रेस्ट ऑन इट्स ओन साइड, यहाँ पे प्रोब की बात है, ये नहीं होगा। इट विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू, ये भी नहीं होगा। बट द मिशन मैनेजर ऑफ द सुप्रीम एजेंसी हैव सिंस फाउंड देयर डिस्मे दैट द लैंडिंग डिड नॉट गो एज प्लान्ड, नहीं। फिर क्या दे रखा है, सी अनलेस, सबसे पहले तो हमने ये सेंटेंस लिखा दैट आफ्टर अ 7 hours देयर वर हाई फाइव्स, देयर वर हग्स एंड देयर वर हैंडशेक्स। So separating from the Rosetta mothercraft, the Philae made the history by becoming the first probe to carry out the soft landing on a comet. B ठीक है, A ठीक है, पर हुआ क्या था? But the mission manager of the European Space Agency (ESA) have since found their dismay that the landing did not go as planned. बट वो लोग खुश हो रहे थे कि एक सॉफ्ट लैंडिंग हो गई, बट ESA ने फाइंड आउट किया कि वो लैंडिंग एक्चुअल में सेफ नहीं थी। ठीक है, तो उसके बाद आएगा E। क्या प्रॉब्लम हुई थी? द प्रोब अपीयर टू हैव कम टू रेस्ट ऑन इट्स ओन साइड विथ वन ऑफ इट्स लैंडिंग लेग इन द एयर एट द बॉटम ऑफ द क्लिप। तो जो प्रोब है उसका जो एक लेग है वो हवा में ही रह गया था। ठीक है, तो ये इसको डिफाइन कर रहा है। तो जो सी सिचुएशन है वो ई को डिफाइन कर रही है, तो ई के बाद आएगा सी। फिर क्या आएगा? इट विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू फंक्शनिंग फॉर लॉन्ग, नहीं ये नहीं होगा।
अनलेस सम वे इज फाउंड टू मैन्यूवर द लैंडर इनटू द बेटर, ये नहीं होगा. इट इज गेटिंग ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ द सनलाइट्स इट्स सोलर एरेज नीड टू रिचार्ज द बैटरीज. प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि सिंस उसका एक लेग हवा में था तो इट इज गेटिंग ओनली द फ्रैक्शन ऑफ द सनलाइट फ्रॉम इट्स सोलर सिस्टम एरेज एंड उसको अपनी बैटरी रिचार्ज करनी चाहिए. तो इसके बाद आएगा जी. फिर अनलेस सम वे इज फाउंड टू मैन्यूवर द लैंडर इनटू अ बेटर पोजीशन, एफ. एंड अब इसके बाद आएगा लास्ट दैट इट विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू फंक्शनिंग फॉर लॉन्ग. तो जब तक कोई तरीका नहीं निकाला जाता तब तक वो लॉन्ग फंक्शन नहीं कर पाएगा. सो ये इसका प्रॉपर अरेंजमेंट है. नाउ दिस आई हैव डन इन वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम. जनरली इसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे ख़त्म करना है. तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पैराजंबल देखना पड़ेगा कि कैसे सॉल्व करते हैं. सो डू वॉच द वीडियो. एंड सेकेंडली आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि अनलेस से कभी स्टार्ट नहीं होता है, बट से कभी स्टार्ट नहीं होता है. ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. एंड ये पता होना चाहिए कि इट विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू फंक्शनिंग फॉर लॉन्ग, ये ऑफकोर्स एंडिंग स्टेटमेंट होगा. फिर आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ई को फॉलो करता हुआ सी स्टेटमेंट है, तो ये दोनों पेयर बना रहे हैं. सिमिलरली जी एंड एफ एक पेयर बना रहे हैं. तो अगर आपको ये सारी ट्रिक्स आती है तो ही आप पैराजंबल के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे. ऑलराइट, नेक्स्ट है इससे रिलेटेड क्वेश्चन. सो हमारा सीक्वेंस बना था बी ए ई सी, क्या था, बी ए ई सी जी एफ डी. ओके, बस अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन को आंसर कर लो. विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फर्स्ट, तो फर्स्ट था बी. विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सेकेंड सेंटेंस, तो वो है ए. देन विच विल बी द लास्ट, ऑफकोर्स लास्ट है डी. ऑल्सो रिमेंबर कि अगर आपसे पूरा पैराजंबल नहीं बनता है तो ये पांचों क्वेश्चन छोड़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन का तो आंसर कर ही सकते हो, है ना, फर्स्ट और लास्ट. अगर आप कुछ आइडेंटिफाई नहीं भी कर पा रहे हो, ये बीच वाला सीक्वेंस आपको नहीं पता चल रहा है, तो फर्स्ट और लास्ट दो नंबर तो लेकर आओ, दो क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करो. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सिक्स्थ, तो सिक्स्थ हो जाएगा 4 5 6, दैट इज एफ. एंड विच विल बी द फिफ्थ, दैट इज जी. तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा. सो दीज वर द 30 क्वेश्चंस फ्रॉम द इंग्लिश सेक्शन. एंड ये था आपका कंप्लीट पेपर, जो कि एग्जैक्ट पेपर नहीं है, ये एक मेमोरी बेस्ड पेपर है. एंड इसको उसी तरीके से पढ़ाया गया है जिस तरीके से आपको प्रीलिम्स में अपीयर करना है. सो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी तरह का डाउट रहता है, सो फील फ्री टू आस्क अस ऑन आवर एप्लीकेशन. आप LK Academy ई लर्निंग के चैट सेक्शन में किसी भी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं. So this was all about from our side. Thank you for joining us and stay tuned to our channel.